नमस्कार। जिंदगी विद ऋचा में आज जो मेरे मेहमान हैं वो एक एक्टर तो हैं ही, साथ ही एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, बास्केटबॉल प्लेयर भी हैं। एक फिल्म में एक रोल के लिए उन्होंने बाकायदा बॉक्सिंग भी सीखी है, राइटर भी हैं और रैपर भी। लेकिन आज की बातचीत में हमारे पास उनसे सीखने के लिए जो है ना, वो ये है कि कोई अपने सपने को पूरा करने के लिए कितना लंबा इंतजार कर सकता है, कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष कर सकता है, और कोई अपना मनचाहा पाने के लिए कितना कुछ खो सकता है। तो चलिए बिना ज्यादा पहेलियां बुझाए मैं आपको बता देती हूं कि आज के हमारे मेहमान हैं मुक्काबाज के श्रवण सिंह, रंगबाज के हारून शाह अली बेग, छावा के कवि कलश और सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव के फारूक। तो आप समझ ही गए होंगे, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं एक्टर विनीत कुमार सिंह से। विनीत, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी विद ऋचा में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब इतना अद्भुत परिचय देने के लिए। बट मैंने भी नहीं सोचा था। अद्भुत सफर है आपका। जितना पढ़ रही थी, जितना देख रही थी आपके इंटरव्यूज, आपकी बातचीत, मैं एक्चुअली हैरान हो रही थी। इतना सब्र। पेशेंस इज द की लाइफ में। दूसरा कोई ऑप्शन था भी नहीं, करना वही था। ये जिद है, उसी चीज से, इस काम से मोहब्बत है, इस काम में मजा आता है। तो मैं ही निकला था। डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन लिख के तो दिया नहीं था, पापा ने कभी बोला नहीं था, कोई और था नहीं ऐसा जिसने कहा हो ये काम करो। तो ये मेरी ही सोच थी, ये मेरी ही लड़ाई थी, ये मेरा ही सपना था, तो मुझे ही करना था। शायद इसीलिए इंसान को उतना ही पता होता जितना उसे पता होना चाहिए। 4 कदम आगे के पता हो, बस उतना ही काफी होता है। लेकिन आज लग रहा है कि 25 साल का संघर्ष, अब छावा, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, थोड़ा पहले रंगबाज, अब लग रहा है वो संघर्ष, या मतलब आई हैव अराइव्ड वाली फीलिंग अब होने लगी है। छावा के पहले, छावा के बाद दिन और रात जैसा फर्क है। मैं छावा के बाद जो अनुभव कर रहा हूं, अपने पूरे जीवन में कभी नहीं किया। कहीं भी जा रहा हूं, किसी भी जगह जा रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि सबने छावा देखी है। तो इसके पहले कि मैं कुछ और बोलूं, ये बोलना चाहता हूं कि सुपर बॉयज और मालेगांव के साथ भेदभाव मत करिए। एक सुंदर फिल्म है, और जब एक टिकट लेके आप थिएटर में जाते हैं, जो फिल्म थिएटर में रिलीज हुई है, तो वो टिकट सिर्फ टिकट नहीं है, वो टिकट किसी भी कलाकार के बनते हुए करियर में जो मकान बन रहा है, मतलब उसके करियर का मकान, उसमें एक ईंट की तरह काम करती है। क्या बात है। हाँ। तो जब आप वो एक ईंट लगाते हैं, तो वो कलाकार को एक स्ट्रेंथ मिलती है खुद के साथ और प्रयोग करने की। वो मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं ये बात खुद से कहीं से भी घुमा के कहता हूं। जो मेरे साथ हुआ दूसरे कलाकारों के साथ ना हो, जो संघर्ष देख रहे हैं। हाँ, मैं नहीं चाहता कि कोई और उससे गुजरे। मुक्काबाज सब मेहनत करते हैं, मैंने भी अपने लिए ही की थी। ऐसा नहीं था मैं किसी और के लिए कुछ ऐसा कर रहा था, जो भी था अपने लिए कर रहा था। लेकिन सिनेमा सबका है, तो लोग पर्सनल लेते भी हैं, तो लोगों ने मुक्काबाज को बहुत मोहब्बत दी। लेकिन आज 2025 में जितनी मोहब्बत मिली है, उसमें से 90 to 95% लोगों ने थिएटर में जाके फिल्म नहीं देखी। आज भी मुझे मैसेजेस आते हैं कि विनीत भाई, आज मैंने मुक्काबाज देखी, कल रात को मैंने मुक्काबाज देखी, क्या पिक्चर है, ये है, वो है। तो उन मैसेजेस के लिए धन्यवाद तो आता है मन में, सवाल भी आता, दुख आता है, सवाल नहीं। दुख इस बात का आता है कि बहुत देर कर दी दोस्त, बहुत देर कर दी। अगर 12 जनवरी 2018 में जब मुक्काबाज आई थी, अगर मित्र आप तब गए होते देखने, तो मुक्काबाज के बाद मैं
8-10 ऐसी फिल्में कर पाता जो मुक्काबाज की कैपेसिटी में होती मेरे लिए। मेरे करियर को लेंस लगा के देखेंगे तो आपको समझेगा कि मुक्काबाज के बाद कोई सोलो ऐसी फिल्म बेहतर, एक मजबूत प्रोडक्शन हाउस, मजबूत डायरेक्टर और वो कैपेसिटी जिस कैपेसिटी में मैंने मुक्काबाज के लिए प्रयास किया था, मेरी थिएट्रिकल रिलीज नहीं है। तो जब आप देर कर देते हैं तो मैं, ठीक है, अब तो जो हो गया हो गया। एक्टर का संघर्ष और लंबा हो जाता है। हाँ, तो मैं ये इसलिए कहता हूं कि जो दूसरे और कलाकार हैं उनको इस वजह से 7 साल और ना रुकना पड़े कि मुक्काबाज जैसा भगीरथ प्रयास करने के बाद भी उनको फिर से छावा तक इंतजार ना करना 7 पड़े। साल का इंतजार है। हाँ, छोटा मोटा नहीं। हाँ, अब छावा ने तो जादू कर दिया मेरे लिए। सुपरवाइजर मालेगांव बहुत पसंद की जा रही। तो मैं ये इसलिए ही कह रहा हूँ कि और भी कलाकार, मेरे जाने के बाद भी और कलाकार आएंगे, तो थोड़ा इस मामले में सेंसिटिव रहें। एक बात है, मैं आपके इंटरव्यूज देख रही थी, आप नेपोटिज्म को नहीं मान रहे थे। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, नेपोटिज्म नहीं है या जैसा भी, लेकिन आप ये तो मानेंगे कितना शानदार आपकी परफॉर्मेंस थी मुक्काबाज में। राजेश तेलंगी सब, अगर मुक्काबाज में आमिर खान होते या शाहरुख होते या कोई भी और एक्टर लीडिंग जो होते हैं, तो यही फिल्म के लिए ऑडियंस थिएटर में जाती। हाँ, तो ये ऑडियंस मुक्काबाज के लिए, मैं क्यों मुक्काबाज की बात आती, आज भी लोग देख रहे हैं और बहुत लोग देखते हैं, रोज बहुत लोग देखते हैं। बहुत पावरफुल सीन्स हैं, मतलब हर बच्चा जो कहीं जैसे ही वो कुछ उड़ान भरना चाहता है जो ट्रेडिशन से अलग है फैमिली के, तो उसके घर में मुक्काबाज जैसा एक माहौल बन जाता है। डिग्री कितनी है वो एक अलग बात है, बट कहीं ना कहीं वो भाव आने शुरू हो जाते हैं और तो फट से वो मुक्काबाज से रिलेट करता है। तो अगर ये दर्शकों के हाथ में है कि वो क्या चाहते हैं, और इसके लिए मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, मैंने इनफैक्ट कही भी है कि मुझे आप बताइए कि आपके 25 जानने वाले हैं, ठीक, उन 25 में से कोई एक आए और आपको पता हो और वो आपसे 4-5 लाख रुपए मांग रहा है और आपको पता है पैसे नहीं लौट के आएंगे, कितने लोग आपको लगता है दे देंगे? कोई नहीं देता वैसे तो, राइट? ये पर्सनल संबंधों की मैं बात कर रहा हूँ। जो प्रोड्यूसर बैठा है वो तो बिजनेस के लिए बैठे हैं ना। इंडस्ट्री क्यों बोलते, फिल्म इंडस्ट्री व्यापार है। तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर रहे हो कि कोई विनीत या कोई विनीत जैसा हो उसके ऊपर वो करोड़ों रुपए लगा दें? आप 4 से 5 लाख नहीं दे पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये पैसे लौट के नहीं आएंगे। ये दृष्टिकोण है मेरा। बट अब बदला है बॉलीवुड। अभी जैसे कम से कम जब से हम कह रहे हैं कि OTT शुरू हुआ है, इंडस्ट्री पे थोड़ा ये बदलाव आया है कि अब टैलेंट की पहचान ज्यादा हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि टैलेंट को कद्र मिल रही है? OTT की वजह से बहुत सारे लोगों को काम मिला है, क्योंकि मैं जो नोटिस कर रहा हूं, OTT आने के बाद बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे डायरेक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स जिनके पास काम नहीं था, बिकॉज डिमांड आ गई अचानक, एक नया स्पेस ओपन हो गया, वहां बहुत सारी चीजें होने लग गई। तो एक्टर्स चाहिए, राइटर्स चाहिए, और भी जो फिल्म से जुड़े लोग हैं, डायरेक्टर्स चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे? तो जो थे, जो तलाश में थे या कहीं रुक गए थे जीवन में कि पता नहीं अब होगा नहीं होगा, एकदम से उनके लिए कुछ ओपन अप हो गया। तो जो अच्छे हैं उन्होंने फिर वो दिखाया भी। बहुत सारे ऐसे कलाकार निकल के आए जो 10 साल से कहीं दौड़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे, या रुक गए थे, या कहीं उम्मीद छोड़ दी थी, या उम्मीद तो थी लेकिन कुछ निकल नहीं रहा है, तो वो एकदम से सब। अपने को किस कैटेगरी में रखते हैं? कभी लग रहा था कि अब रुकना पड़ेगा, नहीं जा पाऊंगा और आगे? रुकना पड़ेगा ऐसा तो नहीं था। लो कई बार फील किया, कई बार ऐसा हुआ है कि एकदम जिसको होते टूट के बिखर गया हूं। मुक्काबाज के बाद? हाँ, मुक्काबाज के बाद तो थोड़ा और ज्यादा हुआ है।
मुक्काबाज के पहले भी एक फेज था, मैं तो 1 साल, मुझे 8-10 महीने में बनारस चला गया था। मुक्काबाज के बाद बिकॉज क्या होता है, जब किसी चीज को बनाने में आप बहुत ज्यादा दे देते हो, बात सही है कि एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करें, इंसान के शरीर में हूं तो इमोशन वही हैं, कई बार ना चाहते हुए भी एक्सपेक्टेशन जो है बढ़ जाती है। तो फिल्म से एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, क्योंकि मुक्काबाज के लिए मैं 3:30 बजे उठता था सुबह, 5 बजे पहली ट्रेनिंग शुरू, और आप पटियाला गए थे? हाँ, दिन की 4 ट्रेनिंग करता था। जिनके साथ ट्रेन करता था उनको ये नहीं पता था कि ये एक्टर है। वो मारते थे और ये समझ के मारते थे कि ये एक कहीं से है, चला आया है इस उम्र में बॉक्सिंग करने। बिकॉज मैं जिस एज में गया था, बॉक्सिंग उस समय लोग छोड़ने लगे, टांग देते हैं, रिटायर हो चुके थे, ग्लव्स को हैंग कर देते, तो मारते थे कि चला ही जाए। मैं मार खाता था और चला ही आता था अगले दिन। तो उनके समझ में नहीं आ रहा था। तो वो दिन की 4 ट्रेनिंग, 2 ट्रेनिंग बॉक्सिंग की होती थी, तो 5 बजे से पहली ट्रेनिंग शुरू होती थी, खत्म होते होते 8, 10:30-11 बजे जिम चला जाता था। अच्छा। फिर वर्कआउट करता था। फिर तीसरी ट्रेनिंग के लिए मैंने सेंटर की चाबी ले ली थी, तो मैं वो रिंग को फील करने के लिए मैं 1.5 घंटे पहले आता और करता। फिर धीरे धीरे कुछ लोग और कुछ ऐसे लड़के थे जो करना चाहते थे बॉक्सिंग, तो वो भी पहले आने लगे। उनको ये नहीं पता था कि ये एक्टर है। और आप किसी को बताना नहीं चाहते थे? हाँ, क्योंकि बताऊंगा तो फिर ये ना तुरंत फैलेगा, तो फिर मैं जिसलिए आया हूँ, मुझे वो ट्रीटमेंट की बजाय कुछ अलग चीजें शुरू हो जाएंगी और लोग सीरियसली भी नहीं लेंगे। हाँ, कि फिल्म के लिए आया है। इवन जब मुक्के लग रहे थे, ब्लड हर मतलब हफ्ते में 2 दिन स्पारिंग होती थी। स्पारिंग में मैं खड़ा हो जाता था। स्पारिंग मतलब फाइट। मार पड़ती थी, आंखें बंद हो जाती थी, बॉडी साथ नहीं देती थी, चोट लगती थी। तो कोच सर जो थे उनको पता था। उन्होंने एक दिन मुझे साइड में लेके गए, ज़्यादा लग गई थी। बोला उन्होंने, विनीत बता दे सबको, बच्चे काम खराब हो जाओगा। एक मुक्का लग गया, नाक टूट सकती है, आँख का, बिकॉज मुक्के तुझे दिख नहीं रहे, मुक्का आता है आँख बंद होती है तेरी, बॉडी जो है वो साथ नहीं दे रही। बच्चे एक मुक्के में काम खराब हो जाता है। कई बॉक्सर जिनको चोट लगी है, नाक टूटी है, या मेजर कट लगे हुए हैं, या कोई ऐसी चोट हुई जो मतलब ट्रीटमेंट चल ही रहा है अभी भी, तो बोले ऐसा कुछ हो गया तो करियर शुरू होने के पहले खत्म। बोला सर बताओ, मैं मैनेज करता हूँ। तो मैं छोटे छोटे बच्चों से फिर ट्रेनिंग शुरू की मैंने, जो है ना 12 साल के, उनके मुक्के में वो ताकत नहीं है, लेकिन उनकी स्पीड है। 13-14 साल के, उनकी स्पीड है, दे कैन डांस, मतलब एज अ बॉक्सर। तो उनके मुक्के लगते थे तो ऐसा लगता है नाक नहीं टूटेगी। तो उनके साथ भी तो सब देखते थे, ये आदमी को क्या हो गया है, तो सब किया। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि फिर क्या होता है, ये करता था, फिर भाग के जाता था चौथी ट्रेनिंग स्विमिंग, तो ऐसा लगता था इसी पूल में सो जाऊं, थकान। हाँ, 4 ट्रेनिंग 6 से 7 घंटे की ट्रेनिंग हो जाती थी पूरे दिन। तो बॉडी रोल के लिए, हाँ, कोई ऑप्शन। पहली बार जिंदगी में एक मौका आया था कि मुझे इस बात के लिए लोगों ने हाँ किया था कि ये मेन लीड है, और ये हुआ था 16 से 17 साल के बाद मेरे जीवन में, मतलब मुंबई में। मैं कैसे जाने दूं? पर किसी ने कहा था ये इतने पागलपन के लेवल पे जाके तैयारी करने का, ये सिर्फ अपना जुनून था? मैं काम ऐसे ही करता हूँ। हाँ, मुझे आज बताया किसी ने बात। हाँ, मैं सारे काम, मेरी दोस्ती भी ऐसे ही नहीं, मैं अपने रियल लाइफ में कवि कलश जी जैसा ही हूँ। अच्छा। हाँ, कि जल्दी तो हाथ नहीं मिलाता, जल्दी तो वादा नहीं करता, और जो कर दिया और दिल मिल गए तो फिर आप बता रहा हूँ, मैं स्मशान घाट तक जाऊँगा साथ। तो मैं वैसा दोस्त हूँ, लेकिन उसकी वजह से डेंट आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मुक्काबाज से जुड़ी
कुछ चीज आपको सुनवाते हैं, ठीक है? हर हर महादेव। विनीत बाबू का हाल बा? एकदम गर्दा उड़ा दिए हो, वाह। ओह, कवि कलश पूरी चर्चा का विषय। देखो, आपके साथ जब हम मुक्काबाज कर रहे थे, हम आपको हमेशा कहते थे कि इंतजार करो। ये जो तपस्या, ये जो भूख आपके अंदर है, जो एक सिनेमा को लेके जो सोच है, और इतने लंबे सालों का 17-18 सालों की आपकी स्ट्रगल, आप महादेव की नगरी से आते हैं। मैंने बोला था इंतजार करें, संयम रखें, और आप उस मैंने वो भूख और पैशन सिनेमा का आप में देखा था, और आज वो भूख और प्यास पूरे देश को एक कलाकार के रूप में दिख रही है। छावा में अद्भुत काम आपने किया, विकी कौशल बाबू ने, आपने, डायरेक्टर साहब ने, राइटर्स ने, एंड यू मेड इट, एंड गॉड ब्लेस यू। और आज मुझे आपके लिए बोलते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आप मेरे छोटे भाई हो। लव यू। महादेव इज देयर। इंग्लिश में कहावत है, माइल्स टू गो बिफोर यू स्लीप, सो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग नाउ। पर आई एम श्योर जो सिनेमा के प्रति, कला के प्रति, अभिनय के प्रति आपके मन में भाव हैं विनीत बाबू, वो और विराट होंगे, और आप देश के हर लोगों की आत्मा में ऐसे ही एक कलाकार के रूप में बसते जाएंगे। जय हो आपकी, और ऐसे ही बढ़ते रहें। बहुत शुभकामनाएं। नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव। महादेव। जय हो। थैंक यू सो मच। ये Surprise. कमाल है। इन्होंने कहा अरे जुनूनी है वो आदमी, मैंने कहा तो बोल दीजिए। ओह, एक और सो सुन। टचिंग। मुक्काबाज है ना, अपनी ताकत और अपनी मेहनत से जीतता है। अरे, और रंगबाज जो होता है वो अपनी हुनर, अपने बातों से जीतता है। भाई विनीत में ये दोनों बातें हैं, और वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुक्काबाज और रंगबाज, इन दोनों में मैंने विनीत के साथ काम किया है, इसलिए इन दोनों का जिक्र किया है। और विनीत के तो अभी 2 काम इतने बढ़िया आए हैं कि क्या कहें, दिल खुश हो गया भाई। छावा और सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, तो छा गए हो भाई तुम। और सुपर बॉयज ऑफ, तुम एक सुपर बॉय हो बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, हर सारे मालेगांव के, हर जगह के। तो विनीत, तुम्हें जहां पे भी देखता हूं मेरा दिल खुश हो जाता है। मुझे मालूम है कि तुम कितनी मेहनत और शिद्दत से काम करते हो, और तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट कूट कूट के भरा है। और क्या कहते हैं ना, अभी बहुत एक्सप्लोर किया जाना बाकी है, और मैं खुद इंतजार कर रहा हूं मुक्काबाज 2 का, कि देखें कब करते हैं। और एक बात ऋचा जी मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि विनीत बहुत अच्छी, क्या कहते हैं ना, रैप लिखता है, और रैप बोलता है, गाता है, जो भी कहना चाहिए वो करता है। तो मेरी तरफ से आप विनीत से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो एक कोई बढ़िया सा तड़कता फड़कता रैप सुनाए। विनीत भाई, जल्दी से मिलते हैं यार। थैंक यू राजेश भाई। ओह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया अनुभव था काम करने का साथ में रवि किशन जी के साथ। माय गॉड, बहुत ही कमाल का। उनको जब मुक्काबाज कर रहा था, मैं तो अपनी धुन में था। तो वो ये कहते थे आपसे इंतजार करो और ये सब जो कह रहे हो? हाँ, उन्होंने देख लिया था उस समय ही। शूट खत्म होने के बाद, मतलब मैं 1:30 बजे तक सो रहा हूँ कि अनुराग सर की शूट थोड़ा वैसी वाली नहीं होती कि चलो फट से हो गया, ख़त्म हो गया, चलते हैं। पूरे दिन बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो वो ख़त्म करके फिर रात को मैं जाता था ट्रेनिंग करने के लिए। फिर 1 बजे तक वापस आता था, शावर लेता था, फिर सोता था, सुबह 5 बजे उठ जाता था, फिर रेडी होके 6 बजे बाहर खड़ा हूँ, और फिर पूरे दिन शूट करता था। तो ये थोड़े दिन के बाद ये सब पता चलने लग गया सबको। मैं चुपचाप निकलता था, बैग लिया, गया, ट्रेनिंग किया है। तो रवि भाई ने समहाउ कहीं, बिकॉज उन्होंने बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में, बहुत सारा, वो तुरंत भांप गए।
और फिर समय समय पे गाइड भी करते रहे। हमेशा बोलते हैं विनीत तुम घर ले लो, हमेशा बोलते हैं वो। हर जब भी बात होती है, मतलब लापता लेडीज जब मैंने देखी तब मैंने कॉल करके बताया। बहुत जब भी कोई, काम हाँ, है। जब भी उनका कोई ऐसा काम मैं देखता हूँ या ऐसे भी कभी बात होती है तो खत्म होते होते ये बात आनी आनी, बाबू एक काम करो बाबू, घर ले लो, बहुत ऊर्जा मिलेगी, बाबू तुम बुक ही कर दो। तुम क्या कॉपी किया है? हाँ, तो रवि भाई ने हमेशा इस तरीके से एक छोटे भाई के जैसे ही मुझे प्यार दिया। हाँ, और राजेश भाई के साथ एक, मतलब उस सीन दोनों लोगों के साथ जो मुक्काबाज के सीन हैं बहुत सुंदर बने, बहुत कमाल का अनुभव रहा। और राजेश भाई बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं। एक्टर भी हो, बहुत प्यारे इंसान इंसान भी बहुत अच्छे खूबसूरत है। मेरे अच्छे दोस्त तो हैं। वो अनुभव, मतलब रंगबाज में भी हमने साथ काम किया और पता नहीं, मतलब राजेश भाई के साथ कुछ और करता हूँ, जो करता हूँ साथ सब चली जाता है। क्या बात है। चलिए, तो अभी मुक्काबाज 2। यस यस यस। चलिए, अब थोड़ा समय क्या, अच्छा हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले वो रैप कुछ सुना दीजिए राजेश जी को, फिर आगे बढ़ते हैं। एक मैंने, मतलब एकदम रैप एक तो आपने space धोनी पे में- लिखा कुछ। हाँ, हाँ, तो वही सुनाएंगे। एक मैंने लिखा था, धोनी वाला गाना कई बार गाया हूँ, आपकी ठीक है। मर्जी। ठीक है, कुछ और सुना दीजिए। दूसरा जो है वो रैप जैसा नहीं, टीवी पे जो बकबक बकबक चलती रहती थी, न्यूज़ चैनल वाली। हाँ। ओह माय गॉड, हमारे वो कई डिबेट ऐसी लगती थी, ये क्यों होने लग गया है हमें भी लगता था। है ना। तो वो एक दिन ऐसे ही कुछ हुआ, क्योंकि काफी समय से नोटिस कर रहा था, तो मन कुछ वैसा था और उस पे एक मैंने लिखा बकबक पे। बकबक बकबक बहुत जरूरी है, उससे जरूरी है हाथ बढ़ाओ, बकबक बकबक पकपक 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 बकबक बकबक चुप। पानी तुम्हारा है पानी बचाओ, बिजली तुम्हारी है बिजली बचाओ, सड़कें तुम्हारी हैं सड़कें बचाओ, बकबक बकबक पकपक 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 बकबक बकबक चुप। वो देखो साथी तुम्हारा जो छूटा है रूठा है बैठा है पास तो जाओ, हाथ बढ़ाओ कस के उसको गले लगाओ, जोर से अपने दिल से बोलो, बकबक 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 बहुत जरूरी है, उससे जरूरी है हाथ बढ़ाओ, बकबक बकबक पकपक 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 बकबक बकबक चुप। ट्विटर पे एफबी पे लिखना ज़रूरी है, फिर भी न जाने क्यों अपनों में दूरी है, तूने जो सीखा है तूने जो जाना है तूने जो पाया है तूने जो गाया है, घर से निकलो बाहर आओ, नॉलेज रोटेशन में आगे बढ़ाओ, जोर से अपने दिल से बोलो, बकबक 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 बहुत ज़रूरी है, उससे ज़रूरी है हाथ बढ़ाओ, बकबक बकबक पकपक 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 बकबक बकबक चुप। फुल लाइफ डैडी ने पापड़ जो बेला है, तब जाके आया रे पैसों का रेला है, बैठा है घोड़े पे अपने डिज़ायर के ईगो में अपनी ज़रूरत ये भूला है, डैडी के बुद्धि की बेल बजाओ, नींद में सोए हैं बाबू जगाओ, उनको भी अपने संग ले आओ, उनको बताओ उनको दिखाओ, ये देखो पब्लिक की काली सी गंगा है, ये देखो भूखा है वो देखो नंगा है, बारी तुम्हारी है करके दिखाना है, इनको संभालो बढ़ के उठा लो, आंसू जो इनके हैं तुम पोंछ डालो, बटुए से थोड़ा सा वक्त निकालो, भालो भालो खूब भालो, जोर से अपने दिल से बोलो, बकबक 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 बहुत ज़रूरी है, उससे ज़रूरी है हाथ बढ़ाओ, बकबक बकबक बकबक। क्या बात है, क्या बात। तो ये ऐसी फीलिंग्स रहती हैं तो निकल जाती है तो बना के रख, कोई मोटिव नहीं होता कि क्यों बना रहा हूँ, बट ऐसा लगता है कि हाँ कुछ था जो निकल गया तो छोड़ देता हूँ। तो विनीत, मैं बार बार कह रही हूँ आगे बढ़े, लेकिन अब ना मैं पीछे जाना चाहती हूँ, और आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देख रही थी, तो एक एस्पेक्ट पे मुझे लगा कि आपने कम बात की है, नहीं की है शायद, आपका शहर जिससे मुझे बहुत प्यार है, बनारस। मुझे भी बहुत प्यार है। और मजेदार बात बताऊं आपको, जब अमित सियाल जी यहाँ आए थे तो मैं कानपुर के बारे में सब बुराई किए जा रही थी, वो कानपुर के हैं, लेकिन तो आज मैं सोच रही थी कि आज विनीत से मैं कहूँगी कि मुझे आपके शहर से बहुत प्यार है, और मुझे लगता है हर किसी को जो बनारस एक बार जाता है, तो बनारस कितना है आपके अंदर? बहुत भर भर के मेरे लिए, अगर मैं मोबाइल हूँ
तो चार्जर जो है बनारस है। हाँ, कि मैं अगर ना जाऊं 2-3 महीने के अंतराल पे, निकाल लेते हैं टाइम। हाँ मैं कैसे भी करके दिन भर के लिए जाऊंगा, 2 दिन के लिए जाऊंगा, चला जाता हूँ। बीच बीच में कुछ फेजेस थे जब भी नहीं हो पाता था, लेकिन अभी तो ये है कि लखनऊ तक भी गया तो बनारस चला जाता हूँ। तो आपका जन्म और परवरिश सब कुछ बनारस? हाँ, मैं मतलब मैं पैदा हुआ बनारस में, और बचपन स्कूलिंग बनारस में हुई, खेला बनारस में, मुंबई जाने का सपना बनारस में देखा, पूरा परिवार बनारस में है, अभी भी है। अच्छा। 10+2 के बाद मेडिकल कॉलेज में चला गया, तो जब भी मतलब घर वही है, रूट तो वही है। तो वहाँ की यादें? बहुत सारी हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। जहाँ मैं पढ़ा 10+2 तक यूपी कॉलेज, वहाँ से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी पढ़े हैं, बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स पढ़े हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हर फील्ड में लोग। तो अद्भुत कॉलेज है वो, और वो था। फिर शहर कमाल ही है, वो नगर ही कमाल आराम, है, मस्ती। हाँ, बनारस में सब गुरु हैं, चेला कोई नहीं है ना। और वहाँ सब कुछ सिखा के जाते हैं। अगर आप गुरुओं से नहीं सीखोगे तो सांड किसी दिन सिखा देगा, है ना। तो वहाँ सब सिखाते हैं आपको, तो वो शहर ही कमाल है। और मतलब जमीन पे गंगा बह रही है, हवा में सार्केज़म। सही है, मतलब लोगों का कमाल का सार्केज़म आता है बनारस में, तो वो है, मेरे अंदर भी है वो। और खाना बनारस का मतलब एक्चुअली है क्या, बनारस चारों तरफ से गांवों से घिरा है, और तो हर जगह के लोग बनारस में आते हैं। तो उन गांवों में सुबह खेतों में सब्जियां टूटती हैं और बनारस की मंडी में आती हैं। तो आप जो खरीदते हो वो वैसा ही है कि आज ही कुछ घंटे पहले टूट के आया। तो स्वाद अलग है वहाँ खाने में। मतलब आलू परवल की सब्जी हो या आलू गोभी की सब्जी हो, उसमें टेस्ट आता है। सिंपल, कुछ मत डालिए, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा मसाला डाल के सादा बना दे, उसमें भी टेस्ट आता है। बनारस की लस्सी, बनारस का मलइयो, बनारस समोसा, चाट, है ना, गोलगप्पा, कचौरी, मिठाइयाँ, मतलब वो स्वाद मिठाई का मुझे कहीं नहीं मिला। मुंह में पानी आ रहा है। क्या पसंद है सबसे? मालपुआ? हाँ, मालपुआ मिठाई मैं तो मतलब जाता हूँ तो छूट के खाता हूँ। हाँ, एक ये निकालो, एक खीर कदम निकालो, ऐसे करके। आपकी सेहत देख के लग नहीं रहा इतनी बढ़िया मेंटेन्ड है। मैं वो मेहनत करता हूँ। फिर हाँ, फिर ये होता है कि खाना है आज खा लो, जी भर के खा लो, रोज रोज मत खाओ, है ना। यूपी कॉलेज का लाल पेड़ा, वो तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और सबको लेके भी जाता हूँ, चलो साथ खाने का मजा अलग। पांडेपुर में लौंगलता मिला करता था। हाँ। और गरम गुलाब जामुन कुल्हड़ में, मिट्टी वाले, लकड़ी का चम्मच, मिट्टी का कुल्हड़, और उसमें 2 गरम गुलाब जामुन। अब वाकई मुंह में पानी आ रहा है। और कहीं गलती से बड़ा टुकड़ा टूटा और मुंह में डाले गरम गरम, तो मतलब ना अंदर जा पा रहा, ना बाहर आ पा रहा, ना अंदर जा पा रहा, ना बाहर। तो वो ऐसा करने वाला मैं अकेला नहीं होता, तो कई लोग होते थे। तो बहुत सारी यादें हैं खाने को लेकर। पान खाते हैं? पान, हाँ, बनारस गया तो कुछ ना एक आध बार मगही पान वहाँ का खा लेता था, और अभी भी खा लेता हूँ, और सादा पान, सो मेनी थिंग्स। गंगा से क्या रिश्ता? अच्छा हाँ, चलिए पहले म्यूजिक है ना, एक से एक धुरंधर हुए हैं। मतलब आप संकट मोचन का जो महोत्सव होता है, आप बस चले जाइए, बैठिए, चौकी लगती है, चौकी में तखत, ऐसा कोई फैंसी स्टेज नहीं लगता। हमने देखा है दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज, हिंदुस्तान अपने देश के, वहाँ चौकी पे आके बैठ के बजा रहे हैं और घंटों बजा रहे हैं, उनको भी कमाल का रस आता है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई बहुत ऐसी वाली क्राउड है, कुछ नहीं, मस्त लोग हैं, लोग भरा रहता है। बनारस किसी को वीआईपी भी नहीं समझता, वो ट्रीट करता ही नहीं, वहाँ वीआईपी को खींच के नीचे ले आते हैं, है ना। आइए पहले बराबरी में, तब समझें एक दूसरे को, वैसा रहता है वहाँ, है ना।
हर जगह किसी का मतलब एटीट्यूड नहीं चलता। वो खुद ही बनारस का सब भोले बाबा की नगरी के लोग हैं, सबके अंदर एटीट्यूड है। मुझे एक है बार ना? एक रिक्शे वाले ने डांट दिया था। डांट देते ही हैं। मैंने कहा यहाँ कहीं ले चलो, और मैं अपना जीपीएस भी लगा लिया, तो वो उधर ले जा रहा है, मैंने कहा नहीं भैया इधर, तो उसने डांट दिया कि हमारे साथ चल रही हैं तो उसके साथ हम बताएंगे या फोन आप आपका बताएंगे हमको, बंद कीजिए उसको। क्योंकि जब जीपीएस जहाँ खत्म हो जाता है वहां से वहां के रिक्शे वाले शुरू होते हैं, तो उनको तो ना बताइए। और वो अपनत्व के साथ डांटते हैं तो बुरा भी नहीं लगता। तो एकदम मैंने कहा ये क्या या। हुआ, बोला अब उसके साथ जाएंगी या हमारे साथ जाएंगी। या। मैंने कहा सॉरी भैया, बुरा लग जाता है, उनको बुरा लग जाता है। वो वहाँ है, वो बनारस और बनारसी अलग तरीके से सोचते हैं, और वो बड़े से बड़ों को खींच के नीचे ले आते हैं। उनके अंदर वो है अप्रोच ही, लोग बनारस छोड़ के जल्दी निकलते नहीं हैं। तो कई चीज़ें हैं, म्यूज़िक है, म्यूज़िक का एक पक्ष है, एक से एक साहित्यकार हुए हैं, एक से एक फिलोसफर हुए हैं। मतलब कबीरदास जी के दोहों के ऊपर आप रिसर्च करते रहिए, है ना। एक अलग नज़रिया दिया है हमेशा बनारस ने। तुलसी बिल्कुल, वहाँ रामचरितमानस लिखी गई संकट मोचन मंदिर में, और कथा के हिसाब से हनुमान जी आते थे कथा सुनने। क्या शहर है। तो क्या मतलब, आप जाइए, टटोलिए, हर सीढ़ी पे एक जो चित्रकारी है, आप तो सीढ़ी पे ऐसा पैर डाले और चढ़ के निकल गए, आपको पता ही नहीं। जिस पे आपने पैर रखा और निकल गए, जिसके बारे में आप देख नहीं पाए, जान नहीं पाए, उस सीढ़ी पे कहीं किसी कोने पे कुछ बना था। आप बस पूछ लीजिए किसी जानकार से, वो बताएगा वो क्या है, उसकी कहानियां हैं। क्योंकि शहर इतना पुराना है, हर सीढ़ी पे कहानियां छुपी हुई हैं, हर गली में कहानियां छुपी हुई हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं, इस रास्ते से कौन कौन महापुरुष गुजरे हैं। सही बात है। आप जहाँ खड़े होकर गंगा जी को देख रहे हैं, वहाँ कौन कौन सी विभूतियाँ आके गई। तो ये अपने आप में अलबेला शहर है, अध्यात्म है, और अद्भुत तरीके का अध्यात्म है वहाँ। उसमें अपनी एक मस्ती है। आपके अंदर अगर वो फ्रीक्वेंसी है तो कैच कर, तो सारी भीड़ होने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं सही पते पे आ गया हूँ। मुझे कहीं लगता है बनारस खींचता है। एक बार जाओ फिर वो आता है, एक बार फिर बनारस है। काशी विश्वनाथ और गंगा से आपका क्या रिश्ता है? बहुत सारा। काशी विश्वनाथ मतलब हमें लगता ही है कि हम शिव के बच्चे हैं, मान के चलते हैं हम लोग। इसलिए बड़े से बड़ा रिस्क लेने के पहले सोचता नहीं हूं। ले लिया, मतलब जब मुक्काबाज ही मैं बोल रहा हूँ, मतलब एक बार याद किया था। आप देख लीजिए, आपके तो गले में नाग है, हम तो जा रहे हैं मुक्का लड़ने, वो भी स्पंज वाले ग्लव्स के साथ, संभाल लीजिएगा। ऐसा बोल के निकल लेते हैं कहीं भी, तो ऐसा लगता है कोई है जो रक्षा करता है। अदरवाइज प्रैक्टिकल कोई रीजन नहीं कि ऐसे आप बढ़ो और आप पार कर जाओ। तो जीवन में बहुत बार मैंने ये किया है, तो मुझे लगता है कि एक शक्ति है जो निकाल लेती है। मुझे नहीं मालूम वो क्या है, लेकिन जब मुड़ के देखता हूँ क्या हो सकता है, ऐसा हुआ। बट हाँ, हुआ मेरे साथ बहुत सारी ऐसी, मतलब मैंने बस ऐसा एक होता है ना, आपने किसी से बात की, मुझे नहीं हुआ, मेरा विश्वास है बस, एक वो अदृश्य शक्ति में एक विश्वास है, और उसी विश्वास को पकड़ के कोई भी चीज शुरू कर देता हूं। जल्दी शुरू नहीं करता, लेकिन शुरू किया तो एक बार याद रहो। अब आप देखो, इसके जिम्मेदार आप, डाल भी देता हूं कंधे पे, इसके जिम्मेदार आप निभा लेना। हाँ, आप जब कह ही रहे हो कि मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी सृष्टि में नहीं हिलता, तो मैं पूरा 5 फीट 10 इंच का हूं, देख लेना महाराज। हम लोग ईश्वर से ऐसे ही बात करते हैं। वहाँ शंकर भगवान के मंदिर में भी लोग जब जाते हैं तो लोग बात करते हैं, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग, बाबा बनल रहा, फूल उठा के फेंक के बाद, ऐसे भी भक्त हैं वहां, है ना। तो नया आदमी कोई जाएगा तो बोलेगा मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, ये कौन आया डांट वांट के गया। ऐसे भी भक्त हैं, बट वो प्रेम है उनका, वो ऐसे ही हैं। तो वो है जो मुझे लगता है कोई है जो संभालता है। तो जब आप कहीं विश्वास रख देते हैं, फिर हो जाता है, फिर ना आप हल्के हो जाते हैं, और फिर कुछ भी हो जाता है। ओशो कहते थे
सब यहाँ सारा टेंशन यहाँ दे दो, ऐसा नहीं कि मैं कुछ कर दूंगा उसमें, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी खाली हो जाएगी। तुम मान के चलोगे कि हो जाएगा, तुम मान के कोई है जो संभाल रहा है। तो ऐसे ही सोचता रहा। तो काशी विश्वनाथ के साथ तो जब भी जाता हूँ दर्शन के लिए जाता रहा, और जाके बैठ गए। अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है, वहाँ जाके बैठ जाता हूँ। काल भैरव में जाके दर्शन करता हूँ। संकट मोचन जाके बैठ जाता हूँ, ना कोई कथा कर रहा है, बैठा हुआ हूँ। जब मेरा लो फेज होता था तो मैं मणिकर्णिका घाट में जाके बैठता था। हाँ, रीजन ये था कि कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट में जीवन की हकीकत आ जाती है समझ में। तो वहाँ जाके इत्मीनान से ऐसे बैठ गए। हम मान के चलते हैं हम लोग शंकर भगवान के गण हैं, वो देख रहे हैं, वो फिगर आउट करेंगे, उन्हें कंधे में डाल दिया। भाई उनके पास सब है ना, उनके पास मतलब नंदी बैल भी है ना, सांप भी है, तो सब साथ, उनके सब गण उनके साथ ही हैं। तो ये होता देख ही रहे होंगे, ऐसा मान लेता हूं। तो स्मशान घाट में जाके जब बहुत लो होता था, जब और ये कई बार हुआ है, जाके चुपचाप बैठ गए। वहां आग कभी बुझती नहीं, कभी डेड बॉडीज आती रहती हैं, अंतिम संस्कार होता रहता है, आती रहती है, होता रहता है, लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो बैठा रहता हूँ तो राख हवा में उड़ती है, केदारनाथ कुछ मेरे ऊपर भी आती है। फिर धीरे धीरे समझ में आता है, गुरु कुछ भी कर लो, आना यही है। जब आना यही है तो जो पहली सांस इस प्लेनेट पे खींची और जो आखिरी सांस इस प्लेनेट पे छोड़ूंगा, कि बीच में जो कुछ भी होगा डरने का क्यों? आप क्या ले लोगे? क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि सारी शक्ति आपकी सोच में है। सोच को कमजोर मत होने दो। जिनको आपसे जुड़ना होगा जुड़ जाएंगे, बाकी प्रभु देख रहे हैं। वो जो है ना कि भगवान कृष्ण से जब भी अर्जुन का ये संवाद हुआ और ये बातचीत हुई, तो जब अर्जुन को ये हुआ कि प्रभु गांडीव भी मैं उठाऊं, उसकी प्रत्यंचा भी मैं चढ़ाऊं, तीर भी मैं चलाऊं, सब मैं ही करूंगा, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि जिस मछली की आंख में आप निशाना लगा रहे हो, जिस पानी में आप मछली की आंख दे, उस पानी को स्थिर मैं रखता हूं। तो ईश्वर ऐसे मदद करते हैं इनविजिबल तरीके से, आप भरोसा तो रखिए। तो स्मशान घाट में जाके मैं ये सब अपना सोच वोच के, जो स्पिरिचुअल साइड है वो भर भर के एकदम से, हाँ, ऊजिंग स्टेट में जब आ जाता हूँ तो लगता है किससे डरना, और क्यों ही डरना। और मैं अजीब अजीब चीजें सोचता था। मतलब भगवान बुद्ध जो है वो तो राजा के बच्चे थे, अपन तो मिडिल क्लास के बच्चे हैं। जब वो महल छोड़ सकते हैं तो हमारा क्या ही चला जाएगा। वो जंगल चले गए, मैं तो बंबई जा रहा हूं। तो मैं ऐसे कुछ भी सोच के अपने को सेटल कर लेता हूँ। और ये हर दौर में हुआ, मतलब हाँ, मैं मुंबई जाने से पहले भी, बॉलीवुड के स्ट्रगल में भी, हमेशा कोई भी काम किया हूं ऐसे सोच, जाके कभी भी लो फील किया, वहां जाके बैठे, सॉर्टेड। वो मेरा चिकित्सालय है, मणिकर्णिका घाट। हाँ, बिना डॉक्टर के वहां बैठे डॉक्टर अदृश्य रूप में, वो करेंगे मदद, करते थे, अपन ठीक होके आ जाएंगे वापस अपन वाली नगरी में घुस गए। गंगा जी में डुबकी तो खूब लगाई होगी। खूब। गंगा जी में तो मतलब ऐसा था कि हम लोग वॉलीबॉल या फुटबॉल लेके या बास्केटबॉल में खेलता था, तो हम लोग नदी के उस पार जाते थे, और वहाँ पे ऐसा दो डंडा टाइप से कुछ गाड़ के एक रस्सी बांध दी, कि मान लिया कि रस्सी के नीचे, मतलब नेट के नीचे से गया, इसके ऊपर से जाएगा तो माना जाएगा। बैडमिंटन ऐसी के। हाँ, तो पानी के अंदर, क्योंकि उस तरफ जो है गंगा जी उस पार, इस पार तो कुछ सीढ़ियों के बाद अचानक डीप हो जाती है, उस तरफ थोड़ा रेत है। हाँ, थोड़ा ऐसा रेत है। तो लंबे लोग गहरी तरफ, जिनकी हाइट थोड़ी कम है वो किनारे की तरफ, टीम बन जाती थी, मस्त हम लोग खेलते थे। वाटर पोलो अपना ऐसे ही था गंगा जी में। क्या ना, तो हम उस नगरी में पला बड़ा। तो खैर इतनी सारी बात हो गई, लेकिन अगर फिर भी मैं पूछूं, संस्कार मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है, मैं हर समय कहती हूँ हर शहर के भी संस्कार होते हैं, सिर्फ माता पिता के नहीं। बनारस ने आपको संस्कार क्या दिए?
बहुत कुछ जो भी मेरी शक्ति है वहीं से तो आती है। जो ये ठहराव है वो बनारस से ही तो आया है। वो शहर में सब ऊपर ऊपर कुछ भी दिखेगा, लेकिन एक अंदर कुछ एक ठहराव है। शांति। अगर आप उसे पहचान सको तो 25 साल में कभी महादेव पर से भरोसा नहीं उठा एक पल के लिए भी? जब ऊपर नीचे हो तो बोला ना, जाके बात करके आता हूँ। कर क्या रहे हो? हाँ, मैं बोलता था कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट आप ही हो महाराज, कहाँ बिजी हो। मुझ पर नजर क्यों हाँ, नहीं पड़ रही? मतलब फिर एक दूसरी चीज है, एक शब्द है प्रारब्ध। तो ये भी मानता था कि कोई प्रारब्ध है जिसे वो काट रहे हैं, जब पूर्ण होगा तो स्वयं होगा। तो ये भी एक होता था। बट हाँ, हूं तो मनुष्य, तो उस पूरे प्रयास में टूटता बिखरता हूं। तो हमेशा तो भाग के स्मशान घाट नहीं आ जाऊंगा। तो अलग अलग तरह की चीजें मैं अपने कहीं से भी कोई एक टुकड़ा लेके, मैं तो टर्मिनेटर में जो विलन है जिसको मारने के बाद वो बिखर जाता है, मेल्ट वेल्ट हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे वो मेल्ट होकर जुड़ जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। तो मैं बच्चा था जब देखी थी फिल्म, लेकिन मुझे कमाल लगा था। तो वो शक्ति जो है मैं यूज करता हूं कि बिखरूंगा, टूट जाऊंगा, पिघल जाऊंगा, मेरे अंदर ऐसा बिखर जाएगा, याद करता हूं उस विलेन को और उसकी फिर जुड़ जाऊं। मतलब भाई खड़ा तो होना ही है, मरूंगा नहीं। तो ऐसे कभी जुड़ा। कभी अटल जी की वो जो कविता है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो कभी ये गीत गा के जोड़ लेता हूँ, कभी पिताजी की बात कि हारियो ना हिम्मत, बिसारियो ना हरिनाम, कभी इससे जुड़ लेता हूँ। तो कहीं से भी कोई चीज, एक टुकड़ा, जो मतलब 25 चीजें हों बिखरी हुई, मुझे एक टुकड़ा मेरे काम का मिलता है, मैं लेके निकल लेता हूँ। क्योंकि और दूसरा कुछ तरीका है नहीं। एक कहानी मैंने सुनी थी कि एक टीचर ने बच्चे को बोला कि वो बोलता था कि मुझे बहुत बुरा लगता है, ये लगता है, वो लगता है, मैं बहुत ये हूँ वो हूँ। तो टीचर ने बच्चों को कहानी सुनाई। वो कहानी मेरे साथ रहती कि जब भी तुम्हें बुरा लगे, अपने बस्ते में एक आलू डाल देना। ठीक, तो जब जब उसको बुरा लगे एक आलू उसमें डाल दिया। करते 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 बहुत सारे आलू हो गए बस्ते में। क्योंकि आपको बुरा लगेगा, सामने वाला आपको फील कराएगा, उसको तो आप कंट्रोल में कर नहीं सकते। आपने आलू आप उसे होल्ड किए बैठे हो, तो एक आलू डालते चलो। फिर आलू धीरे धीरे सड़ना शुरू हुआ। तो बच्चा वो बस्ता लेके जहां भी जाता था, लोग भागते थे, क्योंकि वो आलू की बदबू उस बच्चे के साथ साथ अब चला करती थी। तो जब उन्होंने फिर कहानी बताई कि ये आलू उस नेगेटिव थॉट के जैसे हैं जिनको आप अपने अंदर इकट्ठा करते हो, और अगर उसको लेट इट गो नहीं करोगे और उसको होल्ड करके रखोगे, जैसे आलू को तुमने होल्ड किया हुआ है, तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम अंदर ही अंदर इतने नेगेटिव हो जाओगे कि तुम कहीं जाओगे और लोग तुमसे दूर भागेंगे। तो ये कहानी भी मैंने ले ली। तो आप मुझे चोट पहुंचाते हो, 2 दिन मातम मनाता हूं, तीसरे दिन विनीत कुमार सिंह बैक। अपने को आलू लेके नहीं, मुझे रोने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ। सबके सामने भी रोना आ गया, रो लेता हूं। हाँ। महादेव देख रहे हैं ना। वाह, सोचा नहीं था ये कॉन्वर्सेशन यहाँ चला जाएगा। वो देख रहे हैं जो सृष्टि चला रहा है, वो फिगर आउट करेंगे। जरूरी थोड़ी है सब मैं जान जाऊं। मैं मान के ज्यादा चीजें मुझे नहीं पता है। साइंस का स्टूडेंट हूं तो मुझे ये बात पता है कि एक सर्टेन डेसिबल से सर्टेन डेसिबल के बीच की फ्रीक्वेंसी मुझे सुनाई देती। तो जो सर्टेन डेसिबल की हायर लिमिट है, उसके बियॉन्ड इनफाइनाइट साउंड्स हैं जिसको मैं सुन ही नहीं पा रहा हूं, जो यहां है। और जो लोअर लिमिट है उसके नीचे भी अगेन काउंटलेस साउंड्स हैं जो मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं, मेरे पास वो कान नहीं है कि मैं उसे सुन सकूं। जिस आंख से मैं आपको देख पा रहा हूं, इस कैमरे की क्षमता है सिर्फ मुझे देख पा रहा है। मेरे और इस कैमरे के बीच में 1000 चीजें हैं जिसे कैमरा नहीं देख पाता।
तो जैसे इस कैमरे की क्षमता है लिमिट, वैसे मेरे आँख की क्षमता है। मैं यहाँ से अगर यहाँ तक जाता हूँ तो आपको जैसे ही ये टच किया तो ये टच मुझे मेरे ब्रेन को फील होता है, लेकिन एक्चुअली जो मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ हजारों चीज़ें इसे टच करके जा रही हैं। द थिंग इज आई डोंट हैव दैट एबिलिटी टू फील दोज थिंग्स। इसका मतलब ये नहीं हमारे और आपके बीच में कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देयर सो मेनी थिंग्स। तो मैं वो जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मैं उनके होने को स्वीकार करता हूं और ये मानता हूं कि मेरी क्षमता के परे वो चीजें हैं, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूं। तो इसलिए ऐसी अदृश्य शक्तियों पे मैं भरोसा करता हूं। मुझे लगता है वो फिगर आउट करेंगे सब। तो एक्टर बनना ये सपना बहुत बचपन का था, लेकिन वो उस समय पूरा नहीं हो पाया। हाँ, बहुत पिताजी नहीं चाहते थे। हाँ, बहुत पहले मुझे लगता है काफी, मुझे 13-14 साल में ये कहाँ सब से? अपने आप, मतलब किसी को ऐसे होता है ना, अब अमिताभ ये बच्चन सब को जो देखा ख्याल किसी- हैं, ये सब जो विचार हैं आए, क्यों आए मेरे को नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम ये क्यों सोचता हूँ, मैं ऐसे क्यों सोचता हूँ, क्यों ऐसे विचार आते हैं, मुझे नहीं मालूम। तो वैसे ही मुझे क्यों समझ में आ गया, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इंट्यूशन पे चला हूं मेरे जीवन में, इंट्यूशन पे, ट्रस्ट पे, भरोसे पे, और पहुंच ही गया। आज तक कोई काम ऐसा नहीं है जो अधूरा छूटा हो, भले देर लगी हो। हाँ, देर का तो टाइम का पता नहीं। बट जैसे जब पिताजी को ये बताया कि करना है, तो मुक्काबाज टाइप सीन बना या 3 इडियट्स वाला, फरहान कुरैशी वाला शराफत वाला सीन? क्या बहुत सीन सिंपल, था? जैसे वो लिखते 2+2 = 4, इतना सिंपल था। ये क्या है? तुमसे जो छोटे भाई बहन हैं, मुझसे बड़े भैया भी हैं, बट वो सब तुम्हें मानते हैं, प्यार करते हैं, चाहते हैं। तुम ये किसी अनाप शनाप रास्ते पे निकल जाओगे, वो भी तुम्हारे पीछे पीछे कुछ भी करेंगे। ये कब था? 12th के बाद? नहीं, बहुत पहले, मैं छोटा था तभी एक उससे- बार ट्राई मारा था। हाँ, ओ तो उन्होंने ऐसे थोड़ा नहीं होता कि भाई 13-14 साल का बच्चा ऐसा बोल रहा है कि मैं सोच रहा हूँ मुंबई चला जाऊँ। ओ मुंबई जाने का हाँ, सोच रहा हाँ। था। तो उनको लगा कि ऐसे ही एक होता है ना सिनेमा देख के असर, तो कह दिया था, मना कर दिया उन्होंने। तो मुझे बात समझ में आ गई कि कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसा भी नहीं, उन्होंने बोल दिया था कि ये क्या है, और उन्होंने भी इतना सीरियसली नहीं लिया था कि मैं इतना सीरियस ले चुका हूँ। ऑब्वियसली 13-14 साल के हाँ, बच्चे क्योंकि थे। मैं पढ़ता था मेहनत करके, मेडिकल मेहनत करके हो गया, खेलता था मेहनत करके, ये काम बिना मेहनत किए होता था। तो मुझे ये समझ में आया था, बॉस अगर इसमें मेहनत करूं, तो स्कूल में थिएटर वीटर करते थे? तो कहाँ एक्टिंग जो मिल जाए, जहां मिल जाए, कुछ नहीं छोड़ता था। बारात किसी की भी जा रही हो, जाके नाच आता था। बज रहा है ना, उस आवाज पे थोड़ी तुम्हारा पेटेंट है, बज रहा, अपन नाचेंगे। हाँ, किसी की जाए, जाके नाच आए, खुशी उतनी मिलती है। मैं तो बहुत लंबे समय तक चीजें मेरे पास जो नहीं थी, किसी की वो बैठता था, मैं बोलता मान के चल तुम्हारी ही है, फीलिंग ले ले। घुमा फिर एक फीलिंग ही तो है, ये आपका घर है, दीवारें थोड़ी चिक चिक के बोल रही को हैं। भी आप अपना मान सकते हैं। हाँ, मैं ऐसे ही हूँ। तो बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली लोगों को नहीं समझ में आती, बट मेरे लिए वर्क करता है। पर स्कूल में किस तरह के स्टूडेंट, मतलब पढ़ाई में ठीक थे? नहीं, मन नहीं Extrovert लगता बच्चे था, कैसे बच्चे थे? दबाव था पढ़ने का, पढ़ता था। दवा में कई बार बच्चे नहीं पढ़ते, फेल हो जाते हैं। नहीं, क्योंकि पापा मैथमेटिशियन हैं और उसी कॉलेज में थे, तो वो यूपी कॉलेज? हाँ, डिग्री कॉलेज में थे, तो खबरें सब मिल जाती थी। तो पढ़ना पड़ता था। हाँ, कोई ना कोई शाम के जो वो लोग टहलते हैं तो कोई खबर दे जाएगा कि भाई ये तो आता ही नहीं। क्लासेस करनी पड़ती थी, मजबूरी थी, लेकिन मन नहीं लगता था। माँ की क्या याद है? बहुत मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा। एक मलाल है मुझे, मैंने उनको बोला था कि वर्ल्ड टूर कराऊंगा, मैं उस लायक बनूं, उसके पहले चली गई। ये लगता है ना कई बार जब सक्सेस आया तो काश माँ देख पाती। देखा उन्होंने, मुक्काबाज देखा, रंगबाज देखा, ऐसा नहीं है, देखा उन्होंने। मैं थोड़ा कम रह पाया अम्मा के साथ। जाता था मैं, भाग भाग के जाता, बोला ना 3 महीने पे मैं 2 दिन के लिए जाऊं, 1 दिन के लिए जाऊं, घर पे ही रहता, बाहर कम निकलता हूँ। पहले 1 दिन घर में रहूँगा, फिर जाके जहाँ जहाँ मेरी जगह हैं वहाँ जाके जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में उस समय हूँ, कि लो हूँ, अप हूँ, न्यूट्रल हूँ, क्या है, तो उसके हिसाब से मैं अपने शहर में अपना हिस्सा खोजता था।
चलिए बनारस से कुछ सुनवाएं आपको। बिल्कुल। कैसे आपने ये सब इकट्ठा किया है? विनीत भैया के लिए मैं ओहो। ज्यादा क्या बोलूं, वो जितने अच्छे इंसान हैं उतने ही अच्छे एक्टर हैं। ये मुझे और मेरी बहन को बचपन से मालूम है। और आज जब लोगों के द्वारा सुनता हूँ कि विनीत आपका भाई एक बहुत अच्छा एक्टर है, उसने कवि कलश का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दी है, तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। मुझे महसूस होता है कि मैंने जो बचपन में सपना देखा था आज पूरा हो रहा है। कार्तिक इज मेरे लिए हनुमान। बहुत बड़ा योगदान है कार्तिकेय का, बहुत बड़ा। मुंबई आने के पहले कार्तिक को पता था, और कार्तिक और मुक्ति ये दो ऐसे लोग हैं, मुक्ति माय सिस्टर, यंगर सिस्टर, इन्होंने मान लिया था कि अपना भैया हीरो है। कोई लॉजिक नहीं है, हाँ, कोई लॉजिक कोई वजह नहीं, कोई वजह लॉजिक नहीं। नहीं, लेकिन मान लिया था। तो उन्होंने मान लिया था तो मुझे करना था। कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हो गया। चलिए तो ये भी सुन लीजिए। हाय रितेश जी, हाँ हाँ हाँ। हाय विनीत भैया, आप दोनों को मेरा बहुत सारा प्यार। भैया के बारे में मैं यही बोलूंगी ना कि भैया आज भी ना चट्टान के जैसा पूरे परिवार के साथ खड़े रहते हैं, जिसको कहते हैं ना कि ट्रू जेंटलमैन। मेरे भाई वो है। मुझे जब भी लाइफ में कभी ना डिसीजंस लेने हुए, जैसे जब मैं जॉब में थी, काफी सारी जॉब्स छोड़ी हूँ, जब जब मुझे कोई निर्णय लेने में कठिनाई होती थी ना, तो मैं भैया से ही बात करती हूँ। तो भैया का होता है कि मुक्ति वो आसपास वो जगह देखो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो काम बहुत अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल करो, और लग रहा है कि तुम रिलेट नहीं कर पा रही चीजों से, लोगों से, तो फिर डरो नहीं, वो करो जो तुम करना चाहती हो। तो ये हिम्मत जो है, शायद हमारे देश में अगर हर लड़की को ऐसा भाई, ऐसा पिता मिले तो शायद बहुत बेहतर होगा हर लड़की के जीवन में। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है भैया की सक्सेस देख के, क्योंकि हमेशा उनको मैंने देखा है कि मुक्ति एक दिन होगा, एक दिन होगा। वो उम्मीद ना आज भी मुझे लगता है कि रहती है। कभी ये नहीं होता है कि डर लग रहा है थोड़ा, हमेशा होता है कि होगा होगा। वो उम्मीद कभी नहीं मैंने खुद ही नहीं देखी। मैं बस चाहती हूँ कि आप सब लोग का प्यार ऐसे ही उनके जीवन में बना रहे। एक्चुअली ये लोग चट्टान के जैसे खड़े रहे मेरे साथ। सब ने अपनी सारी पॉलिसीज तोड़ दी। अच्छा। हाँ, कार्तिक ने ऐसे, मतलब पैसा खत्म, वेट वेट वेट, जो भी है, मतलब ऐसा भी नहीं था कि बहुत बड़ी रकम है, जो भी पॉलिसी तोड़ दी, जो भी थी सब तोड़ दी। कब? मुक्काबाज के बाद? मुक्काबाज के पहले। मुक्काबाज के बाद तो मैं उस स्थिति में आया कि मैं नाउ इट्स माय टर्न। बट आपके पापा ने आपको एनएसडी नहीं जाने दिया ना, इसलिए उसके बाद आप आयुर्वेदिक करके फिर, मतलब ऐसा लगता है कि बाकी बहुत साल, 4-5 साल शायद उस प्रोसेस में चले गए। अगर पहले आप एनएसडी चले जाते, कभी वो शिकायत होती है? आया था मन में, लेकिन मुझे ना, मतलब मेडिकल में जाने की वजह, सिर्फ प्योर वजह यही थी कि जब वो 13-14 साल की उम्र में ये सब पनप रहा था मेरे दिमाग में, तो मैं खोज रहा था सब कि क्या क्या होता है। तो पता चला एक FTII होता है, एक NSD होता है। तो NSD में जो है ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। लेकिन मैं सारे इंटरव्यूज़ पढ़ता था लोगों के, तो जो भी एक्टर्स होते थे उनमें एक कॉमन चीज़ दिखती थी कि मुंबई में संघर्ष है, ये है, शुरुआती दिनों में बहुत ये, तो नहीं यार, ये वाला हिस्सा कैसे सॉल्व होगा, संघर्ष वाला। तो मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई। मुझे ये समझ में आया कि पापा तो दिन में जाते हैं कॉलेज, शाम को चले आते हैं, ये बचपन से देख रहा हूँ। लेकिन जब मैं बीमार पड़ता हूँ या घर का कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर SJ सिंह रात में देखते हैं। तो ये बैठ गया, डॉक्टर रात में काम करता है और लोग जाते भी हैं रात में। बोला अगर मैं डॉक्टर बन गया तो रात में प्रैक्टिस कर लूंगा मुंबई में, तो मैं सरवाइव कर जाऊंगा और दिन में स्ट्रगल कर लूंगा। क्योंकि मुझे तब यही पता था कि दिन में ही फिल्म इंडस्ट्री में काम होता है। इस चक्कर में मतलब मेडिकल के लिए थोड़ी प्रिपरेशन मैंने करनी शुरू की थी, और बहुत साइलेंट तरीके से, मैं, मुक्ति जानती है, कार्तिक जानता है, चुपचाप काम करता था। बट पिताजी बिल्कुल खुश नहीं थे। पापा तो जब मैथमेटिक्स मैंने छोड़ी तभी उनको क्यों मैथ्स क्यों छोड़ दी? बोला नहीं तो मतलब बायोलॉजी ही तो, ज्यादा दूर भी नहीं जा सकता था, नहीं तो मैं तो चला जाता आर्ट्स में पहले ही।
बोला धीरे धीरे निकलो गुरु, ये तो पकड़े जाएंगे। मैथ्स अच्छी नहीं थी? मुझे पढ़ने में मजा ही नहीं आता था कभी वो रस। अच्छा, मेरे सवाल भी बड़े ऊट पटांग होते थे, तो क्लास से भी अक्सर निकाल दिया जाता था। अच्छा। हाँ, मैं कुछ भी पूछ देता था। मेरा जैसे- कुछ भी, मतलब हाइड्रोजन को H ही क्यों लिखते हैं, P लिख दें तो? किसने तय किया? टीचर सर पकड़ने, मतलब 2 को ऐसे ही क्यों लिखते हैं? जैसे 4 को लिखते, अगर 4 लिख के मैं, फिलॉसफी पढ़नी चाहिए। हाँ मतलब 4 को अगर मैं 2 बोलूं तो? शून्य को गोल क्यों करते? खड़ी लाइन को अगर मैं शून्य बोलूं तो? टीचर मतलब होते तो तुम बाहर निकलो पहले। तो मुझे क्लास के अक्सर मैं बाहर मिला करता था, मेरे सवाल ऐसे होते थे। H2O को पानी बोलते हैं, है ना? तो मैं बोला H2O ही क्यों लिखते हैं, H क्यों लिखते हैं? अगर M2O लिख दूं तो कोई दिक्कत है? तो बोलते भाई मैं इसके साथ आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। My फिजिक्स God. में पागल जैसे सवाल, केमिस्ट्री में पागल जैसे सवाल। जैसे होता है ना, चूंकि 2 बिंदी ऊपर होती है 1 नीचे, इसलिए मैं 1 बिंदी ऊपर होती 2 बिंदी नीचे, मैं बोला पलट दूं तो? बोले तुम क्या मैथ्स पलट दोगे? वो बोले माना। मैं बोला माना किसने तय किया? बोलते हैं ना माना, हाँ, 2 रुपए में हाँ। 4 आम मिलते हैं, सपोज हमारे इंग्लिश में है ना? तो मैं माना पे सवाल किया, माना किसने? ये कोई अच्छा बोले भाई इसके साथ टीचर मतलब लिटरली होता था कि इसको कितना पीटूं। ओ ये दया आ रही है आपके टीचर्स पे? हाँ, तो ऐसे ऐसे उलूल जुलूल सवाल सूझता था मुझे ऐसा। तो शिकायत आती होगी घर? आती थी। तो पिटते थे? पापा भी तो टीचर थे, उनके सामने भी चूकी और इसलिए दक्ष प्रश्न खड़ा। मैं हर चीज पे सवाल खड़े कर देता था। पिटाई हुई कभी? हाँ अच्छी वाली मतलब से? हाँ, मतलब पहले जैसे हमारी पीढ़ी में होती थी। पापा तो बोलते थे गणित बिना मार खाए आती नहीं बेटा। लेकिन मार के भी गणित मुझे नहीं आई। फिर छोड़ दी। हाँ, तो वैसा था। तो मुझे वैसे भी मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि मुझे ये ना सब जो पापा चाचा, ये गैंग है, ये गैंग है जो खुशियां छीन लेती है। मैं ऐसे सोचता था। एक मैथमेटिक्स पढ़े बैठा है, एक स्टैटिस्टिक्स पढ़े बैठा है, ये हमको अपने जैसा बनाना चाहते, मेरे को बनना ही नहीं है। गणित की गली में जाऊंगा नहीं, ये मेरे अंदर चलता था। अपने को आम के पेड़ पे चढ़ना है तो चढ़ना है, तो चढ़ना है। फिर घर से भागने का ख्याल ऐसे ही बच्चों को आता है वैसे? आपको हाँ, आया था? भागा हूँ 2 बार। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं भाग के कहीं भी लखनऊ पहुंच जाता था। किस उम्र में? बहुत छोटा था। फिर कैसे पकड़े जाते हैं? खबर तो लगी जाती है, समाज बड़ा है परिवार का, कि ट्रेन पे देखे मैंने गए तो थे, तुक्के में पूछा, पता। रेलवे स्टेशन पे भी नहीं देखे गए थे। ओह माय गॉड। हाँ, क्या खोज रहा था मुझे नहीं पता। I was kid. आपके अंदर बहुत ज्यादा कि कुछ फिलोसॉफिकल एक स्पिरिचुअल साइड मैं मतलब मेरे दोस्तों को बोलता था, मतलब जब मैं मिनी में खेलता था, शादी होती, मैं बोला लोग शादी क्यों करते हैं? तो बोला क्यों, सब लोग करते हैं तो करना है। मतलब सब लोग करते तो क्यों करना है? आपने क्यों की? हाँ, बाद में हुआ ये, लेकिन पहले सवाल था। हाँ पहले छोटा था तब से सवाल था। बोले नहीं यार, परिवार बढ़ता है। हम बच्चे बैठ के बात कर रहे हैं बेंच पे। मुझे याद भी है यूपी कॉलेज का वो बेंच जो ग्राउंड के बाहर लगा होता था, तो वहां बैठ के उन्होंने यार एक बात बताओ, शादी क्यों करनी है, लोग शादी क्यों करते हैं? हम लोग ये बात करते थे। तो उधर से सब लोग तो करते ही हैं, नहीं कर, अगर हमारे माँ बाप शादी न करते तो हम दुनिया में ना आते। हम लोग ये बात करते। तो बोला तुम करोगे? तो बोलता था हाँ। तो मुझसे तुम? बोला हमको नहीं लगता। बोले अरे यार नहीं करोगे तो वंश नहीं बढ़ेगा, हम बच्चे हैं। बोला वंश बढ़ा के होगा क्या? बोला क्यों? तो मेरे सवाल अब ऐसे भयानक आने। बोला एक बात बताओ, तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है? तो बताता था। मतलब दादाजी का नाम सोच के बताता था। बोला उनके दादाजी का नाम? बोलता वो तो पता नहीं। बोला गुरु इतने टाइम लगेगा, तुमको भूल जाएंगे लोग। पर ये इतनी बुद्धि इतने बचपन में, पता नहीं क्यों। अच्छा तो ये बताइए, अब ये तो पता है कि पिताजी चाहते नहीं थे, उस वजह से आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बने। फिर पिताजी संघर्ष के समय भी थोड़ा परेशान ही रहे। फाइनली वो खुश कब हुए? उनकी एक्सेप्टेंस आपको, या सर्टिफिकेट जो कहते हैं जिसके लिए हम लोग सब चाहते हैं कि सारी दुनिया तारीफ कर दे, लेकिन पापा ने नहीं की, माँ ने नहीं की, या मम्मी का ऐसा सब था नहीं। माँ तो कोई था कि जो करना जो चाहते खुशी हैं इनको मिले, करने हाँ। दीजिए। पापा को
माँ बाप ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कोई मेरे अगेंस्ट थे, उन्होंने जीवन अपने चश्मे से देखा था, सही बात है। मैं जीवन अपने चश्मे से देख रहा था। मेरे चश्मे का जो रंग था उसमें सब ठीक था, पापा के चश्मे से उन्होंने जो जीवन देखा उसमें सारी चीजें ठीक नहीं होती, उन्होंने ये सब अनुभव किया था। तो उन माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे चाहते का हैं कि बेहतर बच्चे का कुछ ऐसा ना हो जाए कि ये जीवन भर बाद में अंडू हो नहीं पाएगा, तो चाहते हैं कि कुछ ठीक करा दो। तो उनका वो डर मैं समझता था, पहले मुझे इतना नहीं पता था, बाद में मुझे समझ में आया कि मेरा एक स्वभाव है जिद, जल्दी जिद करता नहीं, किसी चीज की कर ली तो तो छोड़ता फिर नहीं। मान के चलता हूँ, आखिरी सांस छोड़ देंगे इस जिद के साथ, लेकिन इस जिद को नहीं छोड़ेंगे। तो वो इस स्वभाव को, होता है ना बाप अपने बेटे को जानता, इस स्वभाव को उन्होंने पहचान लिया था। तो उनको ये डर लगता था कि अगर ये कहीं चला गया मुंबई तो ये लौटेगा नहीं मेरा लड़का, अगर नहीं हुआ तो ये लौटेगा नहीं। इसी चीज से वो डरते थे कि ये है, प्रॉमिस किया तो निभाता हूँ, जिद किया तो फिर पूरा करता हूँ, जल्दी करता नहीं जिद किसी चीज की। फिर मैं प्रैक्टिकल सब गुणागणित छोड़ देता हूँ, तो स्पिरिचुअल मामला हो जाता है कि वो समझेंगे, जिनके गले में नाग है वो फिगर आउट करेंगे, है ना। जो ये बोलते हैं कि मेरे बिना एक पत्ता नहीं हिलता, वो फिगर आउट करें। हमारी बांसुरी आप ही को बजानी पड़ेगी, नहीं तो जब आऊंगा और आप कहीं हो और मैं किसी भी फॉर्म में आपकी आंख में देख पाऊंगा तो मैं पूछूंगा कहाँ थे। ये भरोसा होता है मुझे। अब पिताजी खुश हैं? बहुत। ये कब आया ये आह। मुक्काबाज के बाद या रंगबाज? मुक्काबाज के बाद एक भरोसा तो हो गया था कि कुछ कर लेगा, कि कुछ तो अब वो नहीं होगा जो जिस चीज का उनको ये डर था कि कुछ नहीं हो पाया। या तब जो समाज के परिवार के ताने मुक्काबाज के वो पहले तो मिलते थे वासीपुर के वक्त भी कम हो गए। थे। हाँ, वासीपुर बॉम्बे टॉकीज अगली कम हो गए थे। मुक्काबाज के बाद तो मतलब जिन्होंने ताने भी मारे थे, कटाक्ष पूछे थे, उन्हीं के घर का कोई बच्चा लेके वो आए हुए हैं कि इसका कुछ करा दो, नहीं ये फिल्म में जाना चाहता है डॉक्टर साहब, हाँ, अच्छा है ना। तो विनीत से जो है तो वो भी हुआ है। तो मैं तो प्रेम से ही मिलता हूँ, है ना। और रंगबाज के वक्त पापा ने एक तस्वीर खिंचा के भिजवाई थी, तो उन्होंने बोला कि विनीत की होर्डिंग्स लगी हैं, मुझे कहीं ले चलो जहाँ उसकी होर्डिंग लगी। उतरे, उन्होंने देखा और बोले मेरी फोटो लो। स्वीट, क्या बात है। मैं इमेजिन नहीं कर सकता वो फोटो, देखी हमने वो। उन्होंने फोटो बोली कि अब उसको ये भेजो। तो ऐसे आशीर्वाद की पोज देने तो आता नहीं। हाँ, तो ऐसे यही पोज है उनका, आशीर्वाद वाली मुद्रा में, और वो फोटो मेरे पास आई। तो कई फोटोज थी उसकी, है ना। तो मेरे लिए ये हुआ कि ये चाहिए था, भाई इसका इंतजार ये था। इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं। चलिए ये सुनिए। विनीत में बचपन से ही हाय हाय। एक्टिंग और खेल के प्रति झुकाव दिखता था। इसको देखते हुए मैं उसको हमेशा समझाता था कि मनुष्य के लिए कोई कुछ भी असंभव नहीं है, प्रयास करेंगे अवश्य मिलेगा। इसके लिए मैं उसको पंक्तियाँ सुनाता था। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रस रे आवत जात से, सिल पर पड़त आज निशान। उनकी सफलता को देखते हुए मैं अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ, और मेरा आशीर्वाद है कि इसी तरह दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करते जाएं, और मेरी पहचान उनकी वजह से बने, यह मेरे बड़े ही हर्ष का विषय है। हर महादेव। मेरी पहचान उनकी वजह से। एक बार कॉल करके बोला था उन्होंने, बेटा बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग तुम्हारी वजह से मुझे पहचानते हैं। मैं हमेशा बेटा ही हूँ, बेटा ही रहूँगा, हमेशा छोटा ही हूँ और उनसे छोटा ही रहूँगा। लेकिन जब पिता इस तरीके से, माता इस तरीके से सोचती हैं, जो आपके बड़े हैं, ये बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि ये जो है ना, ये सिर्फ मेरा सच नहीं है, ये करोड़ों लोगों का सच है जो किसी ऐसे परिवार से निकल के कुछ करना चाहते हैं। और जिस समय एक जिद होती कि जितने लोग ये मजाक उड़ा रहे हैं ना, एक दिन इनको बताऊंगा, ये मैं वो नहीं सोचता था। मुझे पढ़ना ही नहीं, मुझे तुमको साबित करने के लिए मैं 1 घंटा भी क्यों लगाऊं भाई, अपना उधर चल रहा है।
बात है। हाई स्टेशन से कनेक्टेड हैं, वो फिगर आउट करें। तो ये इधर ये सब में पड़ता नहीं। ठीक है, कभी कभी ये है कि हो जाती है, कोई चीज़ बहुत तकलीफ पहुंचा जाती है, ये होता है, बट मैं एक आध 2 दिन मातम मना के निकल लेते हैं। हाँ। चलिए अब थोड़ा सा वापस आपकी जर्नी पर आते हैं। 2000 के आसपास आप मुंबई चले गए थे। 2001। जबकि आप तब तक आयुर्वेद में अपना, मैं पढ़ रहा था। अच्छा, पढ़ रहे थे, लेकिन मन नहीं लग रहा था। मैं पढ़ाई मेरी खत्म हुई है 2007 में। ओह, तब तक मैं 6 से 7 फिल्में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर उसके साथ किया हूँ। और चुपचाप फैमिली को पता था या? पापा को चीज़ें इतनी नहीं पता थी, बट थोड़ा थोड़ा उनको आइडिया लगने लग गया था। उन्होंने इमोशनली एक दिन ये प्रॉमिस करा लिया था कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पढ़ाई नहीं छोड़ोगे, ये प्रॉमिस करो। पढ़ाई पूरी करने के बाद तुम्हें जहाँ जाना है जाना है। पेरेंट्स को ये रखता है कि एक डिग्री हो तो कम से कम कभी भी वापस नौकरी करनी हाँ, पड़े उनको तो कर डर वही था कि वहाँ तो होगा नहीं कुछ, सकते। फिर इसने पढ़ाई की नहीं तो फिर करेगा क्या। तो उसके लिए उन्होंने हमेशा ये एक माहौल बना के रखा, पढ़ाई पूरी कर लो। तो मैंने भी वो भावुकता में वो वादा कर दिया तो जो भी आया उसको, लेकिन मैं कर अपना काम रहा था, पढ़ता था। बिना पढ़े आप मेडिकल तो नहीं क्लियर कर सकते, पढ़ता था, लेकिन उसके साथ साथ काम भी करता। हाँ, कि शूटिंग का कुछ आया, डायरेक्शन में आ गया था, भाग के जाता था, असिस्ट करता था, फिर भाग के जाता था। जो छूट गया वो पढ़ता था, जो अभी पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ता था, आगे का थोड़ा कवर कर लूँ उसकी भी कोशिश मारता था। तो 7 साल दुनिया में क्या चला है मुझे नहीं पता। 2000 से 2007। हाँ। एक बात बताइए भाई, आप कोई जाता है स्ट्रगल करने भी, तो भी वो ये कहता है भाई मैं NSDPM पे पढ़ा हूँ या मैंने यहाँ ये सीखा है या कुछ किया है। आपके हाथ में कुछ नहीं था, और उसके बाद कोई गॉडफादर भी नहीं था। मतलब या तो क्वालिफिकेशन हो या फिर गॉडफादर हो, दोनों ही नहीं थे। तो क्या कहते थे आप जाके लोगों को, और लोग हंसते नहीं होंगे कि? शुरू में बहुत नाइव अप्रोच थी, अभी भी है, ऐसा नहीं। मैं बहुत इस मामले में बहुत वो नहीं हूँ, मैं सच को पकड़ के चलता हूँ। मुझे लगता है सच की आवाज़ बहुत गहरे तक जाती है, तो मैं कह देता हूँ, बाकी सामने वाले के ऊपर कैसे लेता, क्या लेता। अब थोड़ा है कि उसी को कहो जो उसको समझेगा, पहले नहीं था। पहले जो पूछ लेता था उसको बता देता था कि सीखा वीखा नहीं है। हाँ, तो बता देता था, मैं कहीं से कुछ किया नहीं हूँ, बट मैं कर लूँगा, बट वो सब अगेंस्ट जाता था। कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। तो जब ये काफ़ी लंबा चलने लगा तो मेरे अंदर अगेन वो वाले जो ख्याल, जिसमें मैं जाके घाटों पे बैठता था और मतलब भगवान बुद्ध कौन से इंस्टीट्यूट में गए थे एनलाइटनमेंट पाने के लिए? पेड़ के नीचे बैठे थे। तो अगर पेड़ के नीचे बैठ के ईमानदारी से ईश्वर को पुकारो तो आपके अंदर एक रोशनी पैदा हो जाती है। तो अगर ईश्वर मिल सकते हैं तो काम नहीं, तो मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा क्या? मैं ऐसे सब सोचता था। वो जितने स्पिरिचुअल गुरु हैं या जो ऐसे स्पिरिचुअल लोग जिन्होंने खुद से कुछ पाया, खोजा, जैसे कबीरदास जी, बहुत सारे लोग, फिर उनको याद करता था कि वो कौन से इंस्टीट्यूट में गए थे कोर्स करने, कौन सा इंस्टीट्यूट सिखाता है ये रास्ता भगवान का है। तो अगर भगवान मिल सकते हैं इस भाव से, तो अगर उस भाव से मैं अभिनय को पकड़ लूं तो कुछ अनफोल्ड होगा मेरे अंदर। लेट्स सी। बाकी जिनके गले में नाग है वो देखेंगे। ये आपकी लाइन रह जाएगी सब में, हाँ, जिनके गले में हाँ, नाग है। जब भरोसा करो तो पूरा पूरा करो, करो। आधा अधूरा क्यों करते हो? मोहब्बत करो, जान लगा के करो। ऐसी भी क्या मोहब्बत, कंफ्यूज है आगे बढ़े कि ना बढ़े, जाए कि ना जाए, करें कि ना करें। करना कर दो, नहीं करना मत करो, तय तो करो। खुद ही कंफ्यूज हुए बैठे हो, उनको भी कंफ्यूज कर देते हो कि देख ना दे इसको, क्या पता कुछ देर हो बीच में रोक लिए हो। भाई खुद ही उसको नहीं चाहिए तो अपने को चाहिए तो पूरा चाहिए। तो ये रहता है अपना अग्रीमेंट। तो ये मान के कि अगर भगवान सिद्धार्थ का बुद्ध हो सकता है तो अपने को कौन सा विनीत का विनीतानंद होना है? अपने अंदर कुछ एक अनफोल्ड ही तो करना है, बाकी देखते। और फिर लोग मिलते गए,
लोग आते गए, कहीं ना कहीं कोई कुछ सिखाता गया। डायरेक्शन में रहा तो डायरेक्शन में बहुत करीब से मैं क्लैप ही जानबूझ के देता था कि एक्टर और डायरेक्टर के बीच में जो बात होती है, अगर उसको कोई और सुन पाता है तो क्लैप वाला लड़का, और उससे किसी को दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसकी प्रेजेंस से एक्टर भी कंफर्टेबल रहता है। ये आपका शॉट है, मैंने ये क्लैप दिया, क्लोज शॉट है, ये देखिए यहीं खड़ा हूं, अब आप क्या कर रहे हो सब देख रहा हूं। मैंने ऐसे ओमपुरी साहब को भी देखा है, बच्चन साहब को भी देखा है, सबको देखा है, एक से एक कलाकारों को देखा है। तो टेक 2 में वो क्या करते हैं उस पर नजर रहती थी। टेक 1 पे तो ठीक है रहती थी, मेरी नजर इस बात पे थी कि 2 करते क्यों है, क्या कमी रह गई उसमें। हाँ, कि ये नया क्या कर रहे हैं। और जब एक्टर ये बोलता था एक और करना चाहता हूं, तब तो जरूर देखता था, उसको मॉनिटर पे भी जाके देखता था कि क्यों इस एक्टर ने ऐसा क्या किया। तो मैं छोटी छोटी चीजें नोटिस होने लग गई, कहानी में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी समझ पैदा हो गई। पहला काम क्या मिला था और कितने पैसे मिले थे। पहला काम पिता था, 35,000 रुपए मिले थे। सीधे एक्टर का काम हाँ किया। सीधे। तो मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होता है कैसे होता है, बस ये पता था काम यही करना है। उसके कितने टाइम बाद वसीपुर मिला आपको। पिता की रिलीज डेट मेरे हिसाब से आप अगर चेक करेंगे शायद जनवरी या फरवरी में है, 4 तारीख को। एग्जैक्ट जैन है या फेब मुझे नहीं पता, 2002। तो शूट हुई थी 2001। 2009 में जीवन में पहली बार अनुराग कश्यप सर से मुलाकात हुई मामी फिल्म फेस्टिवल, क्योंकि तब हो चुके थे मुझे 8-9 साल मुंबई में। कुछ ठीक से बन नहीं रहा। कुछ हुआ ही नहीं था तब तक। उसके पहले सुनील शेट्टी सर का डुप्लीकेट कर चुका था, डेड बॉडी कर चुका था, असिस्टेंट डायरेक्टर में 6-7 फिल्में कर चुका था, विरुद्ध, वाह लाइफ हो तो ऐसी, स्ट्रगलर, दे, घरों घरी मातीचा चुली, पद्मश्री लालू प्रसाद यादव, एक और फिल्म में भूल गया, सब कर चुका। हाँ सब कर चुका था तब तक। 2009 में अनुराग सर से मिला मामी में, बिकॉज उस दिन मेरी किस्मत जो है सांड हो रखी थी। बैठा था, थिएटर पूरा पैक था, कोरियन फिल्म थी, और अचानक मुझे दिखे अनुराग सर। मैं बोला सर 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 सर, पहले बैठ जाओ आप। बोला कुछ तो करूं कि बात हो सके, तो मेरी ही सीट दे देता हूं, उसके बाद मैं कुछ अप्रोच करूंगा, कुछ तो थोड़ा सा इज्जत मिल जाएगी। हाँ कुछ तो होगा, बात करने का मौका मिलेगा, क्योंकि उसके पहले मैं उनकी भी ऑफिस में नहीं जा पाता था। तो उन्होंने वो सीट नहीं ली। तुम कहाँ बैठोगे? बोला नहीं आप बैठ जाओ। तो समझ गया अपनी सीट छोड़ के मुझे बिठा देगा, है ना। बैठो बैठो बैठो। उसके बाद मेरी नज़र पिक्चर पे, कहाँ मेरी नज़र आंखें खोज रही कि कहाँ बैठे, कहाँ वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बोला जाने दो, चलो पिक्चर ही देख लेते हैं। खैर पिक्चर ख़त्म होने के थोड़ा पहले मैं निकल गया, क्योंकि अगली पिक्चर पे मेरी नज़र थी। तो टाइमिंग के हिसाब से मुझे ये था कि मैं थोड़ा इसको पहले मैं निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खाना खाना था। तो मैं नीचे मैगडी में, फन रिपब्लिक की बात है, मैं जाके लाइन में लगा, तो लाइन बहुत छोटी थी। तब तक वो फिल्म ख़त्म हो गई और पीछे कम से कम लंबी लाइन। अचानक फिर अनुराग कश्यप। मैं समझ गया भाई ये तो खाना खोज रहा है, और मेरे आगे हार्डली कुछ लोग थे बस। मैंने बोला सर सर सर, बोला क्या क्या, वो बोले यार भूख लगी हो ऐसे। मैं समझ गया, मैं बोला कुछ ले लूँ आपके लिए। ले लोग तो, उनको लगा मैं लाइन में खड़ा करूंगा उनको। बोले मैं ले लेता हूँ, ये मौका मुझे जाने नहीं देना। तो मैंने उनके लिए कुछ फूड लिया, थैंक्स टू हिम। बोले आ जाओ साथ में खाते हैं। उन्होंने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? मैंने बताया विनीत कुमार सिंह। और अगली लाइन मैंने खुद ही जोड़ दी, बनारस से हूँ, क्योंकि मुझे पता था ये बनारस से है। अच्छा तुम बनारस से हो? और बात चल पड़ी। तो बोले मैं तो बनारस जाने वाला हूँ। मेरी बत्ती फिर जली। मैंने ये खबर कार्तिक को दी, वो मैंने देखा था इंटरव्यू में, है ना। फिर अनुराग सर आए तो कार्तिकेय ने जुगाड़ बनाया बनारस में। वो भी पहली बार मिला, और उसने उनको वो सीडी दिखाई, जो सीडी मेरे लिए बनी थी और मैं लोगों को नहीं दिखा पाता था। अरे वाह। वो देखते ही उन्होंने बोला यार तुम्हारा भाई तो अच्छा एक्टर है। वासीपुर की कास्टिंग होने वाली थी, एंड दैट्स हाउ आई गॉट गैंग्स ऑफ वासीपुर। चलिए वासीपुर से आपके लिए 2 मैसेजेस आए हैं, सुनवा दिए जाए। नमस्ते विनीत बाबू, बहुत स्नेह और शुभकामनाएं आपको, और छावा की सफलता की भी शुभकामनाएं।
विनीत भाई वासेपुर से मैं जानता हूँ, बहुत ही कर्मठ, जुझारू, संवेदनशील अभिनेता और इंसान है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं विनीत भाई को, और आप उत्तरोत्तर तरक्की करें, प्रभु से यही प्रार्थना है, और जय हो। ख्याल रखें। हम अक्सर बीच बीच में मिल लिया करते हैं और अपने अपने संघर्षों की और खुशियों की और वेदनाओं की बातें कर लिया करते हैं, साझा कर लेते हैं। तो बहुत सारा स्नेह विनीत, ऐसे ही सुंदर काम करते रहें और परमात्मा आपको प्रसन्न रखें, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू पंकज भाई, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। एक और क्या सरप्राइजेस मिल रहे हैं मुझे। भाई मेरा जो है बहुत पुराना प्यार है। हम लोग मैं वासेपुर थोड़ा ले लीजिए। हाँ, शुरू से विनीत भाई, हेलो। हाँ, विनीत भाई मेरा जो है बहुत पुराना प्यार है। हम लोग वासेपुर के टाइम में एक साथ कुछ दिन जो है रूम शेयर किए थे और फिर विनीत भाई भाग गए थे वहां से। विनीत भाई आप सच में पहले भी यही कहना चाहा था, आज भी यही कहना है कि आप बहुत प्यारे इंसान हैं, और ऊपर वाला करे आपको खूब तरक्की दे, और आप एक ऐसे ही बेहतरीन एक्टर रहे जैसे आज हैं, उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा रहे। और ऑल द बेस्ट ब्रदर। थैंक यू फैसल। रूम शेयर किया आप लोगों ने? हाँ, मैं वासीपुर में मतलब एक कमाल का ही अनुभव है जिसमें मेरे हंसी मुझे याद आ गया। हाँ, भाग गए थे आप रूम छोड़? हाँ, कि अचानक एक आदमी आता है, वो फैसल थे, मैं जानता नहीं था, और मेरे कमरे में फिर ये हुआ कि नहीं साथ रहना है। यार मतलब ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है, दिक्कत कब शुरू हुई? वहाँ तक सब ठीक था, दिक्कत तब शुरू हुई जब फैसल खान मतलब फैसल मलिक सोए, खर्राटे, और जो खूबसूरत खूबसूरत खर्राटे। मेरी नींद है एकदम हल्की, ऐसे करिए मैं जग जाता हूं। अब ये एक जैसी खर्राटे हो तो मैं मान लूं पंखा चल रहा है, उसकी आवाज को एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, सो गया। अलग अलग वैरायटी के खर्राटे करके दिखा सकते हैं आप? अरे मैं क्या बोलूं, वो मैं नहीं करना चाहूंगा, बट मैं तो ये सोया, सुबह शूट उठ के बैठ जाता था यार, मतलब मैं सोया नहीं सुबह तक। सुबह ऐसे ही उठ के शूट पे गया, सबसे पहले प्रोडक्शन के पास गया, या तो ये मेरे कमरे में रहेंगे, है ना, उस कमरे में या तो वो रहेंगे या मैं रहूंगा, किसी के साथ रख दो मुझे, भेड़ बकरी के साथ रख दो मुझे चलेगा, एक खर्राटा कुमार नहीं चाहिए मुझे। फैसल मलिक इस खर्राटा कुमार। तो मतलब बहुत लवली बंदा, बहुत प्यारा बंदा। उस समय एकदम जुनून सवार था ना कि एक फिल्म मिली है मुझे, गैंग्स ऑफ वासेपुर, वो खर्राटे की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा, मुझे काम करना है, ऐसे रोज अगर सो नहीं पाऊंगा तो कैसे चलेगा। तो फैसल को उस समय इतना नहीं जानता था, धीरे 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 मतलब ही इज लाइक जेम ऑफ अ पर्सन। तो ये हुआ 2009। हाँ, फिर आपका लंबा इंतजार 8 साल, मतलब ये इतने लंबे लंबे जो गैप्स हुए, उसमें छोटा मोटा काम तो चलता होगा ना, अपनी रोजी रोटी तो चल रही थी मुंबई में। हाँ, मतलब मैंने भोजपुरी सीरियल कर लिया, तो उससे सरवाइव कर गया। ऐसा काम जाके करता था जो कोई देखे ही ना, मेरा टारगेट क्लियर रहता था, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि मैं यहाँ रह सकूँ। तो डीडी के शोज मैंने किए हैं जो दोपहर में आते हैं, ये सोच के कि यार ये वाला काम ना फिल्म इंडस्ट्री में कोई देखेगा नहीं, 7 दिन में महीने भर का मटेरियल निकल जाता है, क्योंकि ऐसे ही करके तो सरवाइव किया। आई थिंक उसके बाद आपका ये रंगबाज और मैच फिक्सिंग, अब तो मुझे लग रहा है कि अब गाड़ी फाइनली पटरी पर आ गई है। छावा के बाद तो एकदम श्योर हूँ, बट ये तो छावा से भी पहले के हैं। और नहीं, उसके बाद भी वो चीज़ें वैसी नहीं थी। मुक्काबाज के बाद भी जो मैंने बताया कि इतने सारी ट्रेनिंग करने के बाद उम्मीद बढ़ गई थी, लेकिन आप उठा के देखिए थोड़ा करीब से तो आप समझेंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी, और आजकल ये मुद्दा हम लोग हर चीज़ में उठाते हैं, हर बात में, क्योंकि अब कहते हैं ना भाई मेंटल हेल्थ को टैबू नहीं, और ये नहीं, इसके बारे में बात करनी चाहिए। देयर वर फेजेस ऑफ सिवियर डिप्रेशन। डिप्रेशन तो कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है जिनके गले में नाग है,
है ना। तो अगर हमारे जैसे बच्चे डिप्रेस होने लग गए तो फिर कुछ तो उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब भरोसा कहीं रख दिया है तो आप फंसते नहीं हो। टूटा हूं, रोए हैं रात में? हाँ, मेरे को रोने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं वो वाला नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता, नहीं भैया, बहुत दर्द होता है मुझे, ऐसा फट से हो जाता है। फिजिकल छोड़ दीजिए आप, मेरे को ऐसा इमोशनली हिट हो गया तो आंसू टपक जाते हैं मेरे, जो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोता ही रहूंगा ये ना हो पाएगा हमसे। मैं जो है फटाफट कर करा के अपना एक मस्त चाय बना के निकल लेता हूँ। जैसे चाय की भाप उड़ती है उसके साथ मेरा सब उड़ जाता है। बोले भाई अब सेटल हूँ, चलो काम करते हैं। तो ऐसे कुछ खोज खाज के अपना निकल जाता था। हाँ, मुझे लगता है बहुत कुछ टूटा मुक्काबाज के बाद। बहुत ऐसा फेज था, छटपटा के रह गया था। कभी ये लगा कि भाग जाए मुंबई से? नहीं, क्योंकि आपके पास तो एक फॉल बैक ऑप्शन था, बहुतों का नहीं होता। आप तो डॉक्टर हैं। उसकी वजह से दिक्कत और होती थी कि जैसे ही लोगों को पता चलता था वो यही बोलते थे यार विनीत डॉक्टर अच्छे हो, कहाँ पढ़े हो। तो वो और ज्यादा, अगर आपके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है तब तो सीधी सी चीज है भाई, कूदना ही है। जैसे ही सेफ्टी नेट होता है तो सवाल खड़े हो जाते हैं। और ये आपके अंदर भी सवाल होता है कि जब आप लो फेज में होते हो तो आपके अंदर ही दूसरा एक इंसान होता है जो आपको धक्का मारता है, अब लौट चले। और उस इंसान को मैं पहचानता हूं जो ये गाना गाता है, आप लौट चले। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं हो मेरे अंदर, तो मैंने उसको अपने फेवर में कर लिया है। मैं अगर सपना भी देखा ना, आप पूछना ये रुचिरा से, मुक्ति से, लोग बताएंगे। अगर मैंने सपना देखा, सपने में हार गया तो मैं फिर से सोता हूं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं फिर से सोता हूं, उस सपने को रिवाइंड कराता हूं, फिर वहां पहुंचता हूं जहां मैं हारा था। अब वो सपने में चले चाहे काल्पनिक रूप से मेरे अंदर चले, मैं जीत के उठता हूं। माय गॉड, मैं इतना जिद्दी हूं, नुकसान किसी का नहीं करता। लोगों को पता है कि ये उठा था और फिर सोया है, कोई सपना देख के उठा है जिसमें ये हार गया है। आई विल स्लीप अगेन। पूरा सपना रिकॉल करूंगा और फिर नई कहानी शुरू होगी। अब वो प्रैक्टिस में हो गया, मैं हल्की नींद में वो देख रहा होता हूं। हाँ, अब इसको हरा दिया, फिर मस्त मुस्कुरा के उठूंगा। गजब भाई, क्या व्यक्ति है आप। तो ये जिद है। तो चलिए, एक अब आपको लास्ट में मैं आपके 2-3 लोगों की मैसेजेस चला देती हूँ, बड़े प्यारे प्यारे हैं। Hello, so this is about my really close friend Vineet. मैं विनीत के बारे में क्या बोलूं? Whatever I say is going to be falling short because I will be falling short of words. One of the most hardworking, clear-hearted, सबसे प्यारा, एक ऐसा दोस्त जो आपको समय पर काम आता है, आपको एक ऐसा दोस्त जो हमेशा अच्छी सलाह देता है, और इतना हार्ड वर्किंग और इतना अच्छा इंसान. It's very difficult to find people like him in the film industry, and I'm very proud that he's a friend of mine and he looks out for me, he looks out for the work he does. And बहुत ऐसे कम लोग होते हैं इंडस्ट्री में जो अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, and I really think he has a bright future. He has a great future, and Vineet, I have nothing else but immense love and pride and admiration for you as a person, as a professional, as an artist, and I really hope you grow in leaps and bounds. Lots of love. थैंक यू आना, थैंक यू सो मच। अच्छी हमारी बातें कर कमाल रहे की हैं हम आपके बारे में। बॉन्डिंग हुई। ओहो, विनीत भाई, मेरे मुक्काबाज, मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, आई लव यू। मैं बहुत 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 खुश हूँ आपकी फिल्में आ रही हैं, आप हमें एंटरटेन कर रहे हैं और ऑडियंस आपके साथ जुड़ गई है। विनीत भाई के बारे में इतना कहूंगा कि he has a heart of gold, he has a great mind, he's a great artist, and I cannot wait for us to do a movie together. लव यू भाई, और बहुत जल्दी मिलते हैं और चाय पे बैठते हैं, और इसी तरह इसी अद्भुत तरीके से आप फिल्में करते रहें और हम सबको एंटरटेन करते रहें। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू अमित। गोल्ड हार्ट वाला बंदा तो ये है। हाँ? यस अमित, क्या मैं बोलूँ, हमने क्या मज़ेदार वक्त बिताया है।
तो विनीत के बारे में क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ। बहुत बहुत पुरानी हमारी दोस्ती है, बहुत पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। 2012 में जब गैंग वासेपुर आई, 2010 में जब शूट चल रही थी, तब मैं मिला था बनारस में। और जो उत्साह था इस इंसान के अंदर, ये प्रोडक्शन भी कर रहे थे उस फिल्म में, और उस फिल्म में एक बहुत बड़ा किरदार भी निभा रहे थे, और दोनों में बराबर की एनर्जी। मैं शुरू में कंफ्यूज हो गया कि ये आदमी प्रोडक्शन टीम में है कि ये एक्टर है, और ये दोनों था। और फिर उसके बाद से जो विनीत की जर्नी रही है वो इतनी इंस्पायरिंग है, इतनी कमाल की है कि कैसे उन्होंने खुद को तराशा है, कैसे खुद को तलाशा है, और कैसे खुद को तलाश कर वो दुनिया के सामने रखा है कि दुनिया भी अब देख ले कि हम खुद को खोज चुके हैं। और वो जर्नी जो मुक्काबाज के जरिए अब जाके वो छावा में, और फिर अब सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव में जो विनीत ने काम किया है, अब लोग उसको देखने जा रहे हैं। वो एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और मुझे पूरा यकीन है कि विनीत ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे, और अभी अपने क्राफ्ट को भी, और अपने चॉइस ऑफ रोल्स को भी, और साथ साथ कहानियों को, जो वो कहानियां जिनको एम्पावर करना चाहते हैं, उन कहानियों को भी बहुत आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू वरुण, थैंक यू सो मच। ये भी बनारस के हैं? हाँ, मतलब बीचू IIT से पढ़ाई की है वरुण ने। एक बात पूछना चाहती हूँ विनीत, सफलता के साथ बहुत सारी तारीफ करने वाले, मतलब आई एम नॉट क्वेश्चनिंग ऑल दीज मैसेजेस जो आपके लिए आए हैं, लेकिन लोगों को बदलते देखा छावा के पहले और छावा के बाद? मुझे छावा के बाद ऐसा वक्त ही नहीं मिला। छावा रिलीज हुई, तुरंत प्रमोशन में चला गया सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव के, और साथ में जाट की शूट चल रही है। तो दिन में प्रमोशन किया हूँ, रात को भाग के हैदराबाद गया हूँ, नाइट शूट की है, अगले दिन सेट से निकला हूँ, वहीं नहाया हूँ और सीधे फ्लाइट ली है, यहाँ आया हूँ, फिर प्रमोशन किया। तो ऐसे लगातार चल रहा है। फिर एक जो नया काम कर रहा हूँ उनके लिए भी वक्त निकाल के जाके रीडिंग करनी है या जो भी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल वो वक्त नहीं मिला है। लेकिन अब मैं बहुत सोचता नहीं, जो बदला वो बदला। हाँ, आप बदले वो आपका स्वभाव, आप ना बदले वो भी आपका स्वभाव। मैं एक चीज़ जान गया हूँ कि अगर यहाँ मक्खी बैठ गई है तो उसे उड़ने दो जिधर उड़ना चाहती। समस्या तब पैदा हो जाती है मेरे लिए कि अब मक्खी यहाँ बैठ गई है, अब मैं सोचूं ऊपर ही उड़ेगी, तो मैंने अपने लिए समस्या खड़ी कर ली। मैं घूम फिर के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगा कि ऊपर ही उड़े, कोई ज़रूरत नहीं है। खुद भी फ्री रहो, इस ख्याल को मत पालो कि सामने वाला क्या बोलेगा, और सामने वाले को भी फ्री रहने दो। जो बोलना है भाई आप बोलिए, मुझे स्वीकार है। ऐसी सोच हो जाए तो हम लोगों में किसी को स्ट्रेस टेंशन हो ही ना। अच्छा, सवाल तो बहुत सारे, अब एक रैपिड फायर कर लेते हैं। हाँ, मैं इसमें बहुत खराब हूँ, लेकिन ठीक है। रैपिड फायर से पहले एक सवाल जो मैं सबसे पूछती हूँ, रियलिटी दिखाने के नाम पर, और अब तो देखिए विवाद ज्यादा बढ़ गया कॉमेडी के नाम पे भी, तो रियलिटी और कॉमेडी इन दोनों के नाम पे क्या गाली देना जरूरी है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर फिल्म उस तरीके की है, ठीक, तो समझ में आता है। जबरदस्ती सी रियलिटी दिखाने के नाम पे गाली डालना वो एक अलग बात है। फिल्म उस तरीके की है और आपको लगता है कि बिना गाली के भी चल सकता है और रियलिटी दिख रही है तो चलता है। बट कुछ किरदार ऐसे होते हैं, है ना, जिनके वाक्य पूर्ण नहीं होते बिना उसके। तो अगर वो दुनिया में आपकी फिल्म बैठ गई है तो समझता है। उसमें भी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितने की जरूरत है उतना तक ठीक है, अदरवाइज। बट अति हो गई आजकल, आपको नहीं लगता? मेरे जैसे लोगों को लगता। हाँ, मतलब हर दूसरी चीज में अगर वो होगा तो कहीं बहुत जरूरत है, कोई ऐसी फिल्म है या कोई ऐसा शो है तो इट्स फाइन। बट अगर कोई ऐसा किरदार नहीं है, जबरदस्ती उस किरदार को वैसा बनाया जाए तो वो भी पता चलता है कि इसके बगैर भी ये हो सकता था। कुछ किरदार ही ऐसे होते हैं, मैं जानता हूँ बनारस में तो बिना उसके बनारस हाँ शुरू ही नहीं, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि वो गाली दे रहे हैं। तो वो चीज़ समझ में आती, कोई कैरेक्टर ऐसा है, बट नहीं देना है के लिए तो। बाकी हाँ, सेंसर है, सेंसर बोर्ड है, वो उस कैटेगरी में फिल्म को रखते हैं कि हाँ भाई वही लोग देखें। OTT पे अभी कहाँ सेंसरशिप है? तो
बट एज अ राइटर आप जब आप लिखेंगे या आप लिखें कभी तो आपको लगता है कि गाली मैं डालूं नहीं मैंने डालूं ये सवाल मुक्काबाज कभी मैंने मुक्काबाज लिखी थी, हम्म, है ना, तो उसमें कहीं नहीं है गालियां, क्योंकि मैं सोच के लिख रहा था कि उस बच्चे को भी देखनी हो तो देख सके। माँ बाप, क्योंकि वो फिल्म ऐसी है कि माँ बाप और बेटा एक साथ देखें, क्योंकि मैसेज भी ताकि है उसमें। दोनों को समझ में आए, है ना। दूसरा क्यों हाँ, थोड़ा मैंने कोशिश वो भी की थी लार्जर ऑडियंस में जाऊं। तो अगर कोई चीज़ ए सर्टिफिकेट है तो मान के चलिए कि एक आधी ऑडियंस तो गई, अब वो नहीं अगर आ रहे हैं तो फिर कई माँ बाप भी नहीं आ पाते हैं। तो मुझे ये था कि लार्जर ऑडियंस के पास जाऊं, तो उसके लिए द बेस्ट थिंग होता है, आप देखिए जो बहुत बड़ी ऐसी हैं तो उसमें ये चीज़ें रहती है, एक्सेप्शन भी हैं बहुत सारे। मैं तो ये उम्मीद कर रही हूँ कि अभी जो इतना विवाद खड़ा हुआ है इससे कुछ एक थोड़ा सा निष्कर्ष निकले और लोगों को समझ में आए। बट हाँ, हो सकता है आगे कोई ऐसी चीज़ मैं करूं, कोई ऐसी चीज़ मैं लिखूं और वो उस दुनिया में है, तो हो सकता है फिर वो किरदार ऐसे हों जिन जो फिर हम बिना जैसे उसके लोग बात नहीं नहीं देख करते। पाएंगे। हमने गैंग वसीपुर नहीं देखी, मिर्जापुर नहीं देखी, हम सब गुल्ला को पंचायत देखते और बंदिश बैंडिट्स। हाँ, समाज में गुलाब के फूल भी हैं, कमल के फूल भी हैं, नागफनी भी है, और जिनके गले में वो है उनके पास तो सब है कुछ ना। है। सही, ठीक है। स्वीकार करिए, उसमें मुझे ऐसा लगता है सबकी अपनी स्वतंत्रता है। रैपिड फायर है। हाँ, बनारस या मुंबई? हाँ, कर्म नगरी मेरे लिए अब मुंबई हो गई है, जन्मभूमि मेरी बनारस है। तो पता है ना, बट चूज वन ओवर अनदर। अब तो मैं यही बोलूंगा कि बनारस तो नहीं छूटेगा, मैं कितना भी मुंबईया हो जाऊं। बनारसी कचौड़ी या मुंबईया वड़ा पाव? बनारसी कचौड़ी। चाय या कॉफी? चाय। कर्मवादी या भाग्यवादी? एक से बात बनती नहीं, तो मैं दोनों को चुनूंगा साथ लेके हाँ, चलते। क्योंकि मेरा अनुभव है व्यक्तिगत है, ये कर्म लोक, बिना कर्म की चीजें होती नहीं, लेकिन भाग्य बोलिए, प्रारब्ध बोलिए, जो भी बोलिए, साथ देना भी जरूरी है। हाँ, वो तो मतलब फिर काम तो हर फिल्म में किया, हर फिल्म छावा नहीं हुई। आयुर्वेदिक या एलोपैथिक? डिपेंड्स सिचुएशन क्या है, बिकॉज मैं टेक्निकली भी जानता हूँ कि क्या कहाँ असर करेगी क्या चीज। बट आयुर्वेद के लिए मैं बोलूँगा, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं निखर के नहीं आ पाई हैं, उस पर मैं खूब अच्छे से बात कर सकता हूँ। जो मैं बार बार बोलता हूँ कि बहुत सारे, अभी जैसे गट हेल्थ के बारे में बोलते हैं, बहुत पहले बोला गया है ना, हेल्थ की डेफिनेशन के लिए बोलते हैं, महर्षि सुश्रुत सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी हैं, और कमाल की बात है कि हमारे ही देश में मुझसे ही ये सवाल किया, मेरी डिग्री है MS आयुर्वेदा, मैं MD बोलता इसलिए हूँ कि फिर बोले MS, वही सवाल आएगा सर्जरी, इसलिए मैं बोलता MD आगे बढ़ने का। खत्म। तो फादर ऑफ सर्जरी इज महर्षि सुश्रुत थे, और लोग, इसी देश के लोग पूछते हैं आयुर्वेद में सर्जरी होती है, तो आप सोचिए कितना बड़ा गैप है। उन्होंने हेल्थ की डेफिनेशन बोली थी, सम दोष समागनिश्च सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रियार्थ मन स्वस्थित विधीयते। उनको फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ प्लस स्पिरिचुअल हेल्थ सबका पता था, उन्होंने बोली थी। अभी जो सपना अधूरा है? अभी तो बहुत काम करना है, बहुत काम करना है, बहुत बहुत बहुत। किसी एक एक्टर के साथ काम करने का सपना, जैसे सनी देओल के साथ आप कर रहे हैं आप, बट शाहरुख सर और रणबीर कपूर के साथ काम करना चाहता हूँ। कुछ है पाइपलाइन में? नहीं, चलिए हम उम्मीद करेंगे इस इंटरव्यू के बाद कुछ हो जाए पाइपलाइन में, ताकि हम आपके लिए लकी साबित दो हों। लोगों का नाम लिया है, दोनों फिंगर्स क्रॉस। क्या बात है। एक रिग्रेट अपने जीवन का? डायरेक्ट NSD गया होता तो कुछ साल, हाँ, मतलब मैं और थोड़ा खुद पे और ज़्यादा काम कर पाता, मतलब मुझे ये सब नहीं सोचना पड़ता कि भगवान बुद्ध किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गए थे। कभी पिता से इस बात की शिकायत नहीं की? अब नहीं, जिसने जन्म दिया, जिसने दुनिया में लाया, उसको अगर 10-12 साल देना भी पड़े, क्या दिक्कत है। क्या बात, वाह। गुस्सा कब आता? जब कोई गलत करता है मेरे साथ। और गलत की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? झूठ, हो सकता है मैं झूठ, 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 विश्वास तोड़ना आता है गुस्सा। आपके आदर्श कौन है?
समय के साथ सोच बदली है, तो बदलती सोच के साथ कुछ चीजें भी बदलती हैं। आज की तारीख में मतलब मैं पापा से बहुत प्रभावित रहा हूँ, है ना, कि अपने आसपास मैं देखता हूँ, बट किसी चीज के लिए मैं कहीं, किसी चीज के लिए मैं कहीं। ये मैं ऐसे सोचता हूँ कि साड़ी खरीदना है तो फल फूल सब्जी की दुकान साड़ी नहीं खोजता। अच्छा, तो मेरी क्या बॉलीवुड में जरूरत? आपका आदर्श शाहरुख खान से। जब आपका लो फेज होता था तब मन्नत के बाहर हाँ, घूमते बिल्कुल, थे। क्यों नहीं। मुझे बहुत बार उस चीज़ से हौसला मिलता है। मैं हमेशा बोलता हूँ मन्नत सिर्फ एक घर नहीं है, मन्नत हम जैसों की हिम्मत है क्या बात है। कि एक छत मेरा भी हो सकता और है अब तो आप शहर में। मन्नत के अंदर जाके घूम के सब आ हाँ। चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं, मैं देख रही थी। एक सवाल हमारे शो का स्टैंडर्ड है, क्योंकि शो का नाम है जिंदगी विद रिचा, तो मैं हर एक से पूछती हूँ कि मौत के बाद आप कैसे जाने जाना चाहते हैं, कि दुनिया आपको कैसे याद रखे। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। किसी दिन मैं भी इस दुनिया से जाऊंगा, मुझे पता नहीं जाने के बाद कुछ दिखता है क्या, कुछ पता नहीं। खामखा इस दौड़ में क्यों पड़ जाऊं कि जाने के बाद मुझे इस नाम से, अरे जो जानना आज जान लो भाई। पहली सांस जो खींची इस प्लेनेट पे, बार बार बोलता हूं, आखिरी सांस जो छोड़ूंगा, इसके बीच में जो जानना जान लो। उसके बाद का मुझे पता ही नहीं। तुम जान भी गए तो मैं जान पाऊंगा कि नहीं जान पाऊंगा, मुझे खुद नहीं पता। तो जो करना है अभी करो। और याद कैसे रखें आपको? याद क्या करना, जैसे मन में आए याद रखो। हाँ, बस ये जरूर है, एक तो और चीज मैं बोलता हूं कि क्यों करना है ये सब, इतना सब तामाझामा, है ना, क्यों करना है? अरे कौन सी लिगेसी विगेसी, कौन सा ऐसा दुनिया का मतलब, जाने के बाद कौन जानता है। मैंने देखा है लोगों को मणिकर्णिका घाट पे, ठीक है, अभी लाश पूरी नहीं जली है और परिवार के लोग चले गए। मैंने देखा है अपनी आंखों से कई बार। मैं अपने केस के लिए गया था, है ना, स्मशान घाट में, लेकिन मैंने देखा है बहुत डेड बॉडी पूरी नहीं जली, लोग चले गए। तो अगर पुनर्जन्म आप मानते हो, पता चला आपने एक बढ़िया मजबूत बड़ा महल टाइप का घर बना लिया, चारों तरफ चहरदीवारी बना ली, क्या पता पुनर्जन्म हो उसी चहरदीवारी के बाहर आप दरबान बने बैठे हो। तो इतनी भी ऊंची चहरदीवारी नहीं करनी मुझे। तो मतलब ना आपको याद रखें ना भाई, आपको... मैं एक चीज समझता हूं कि जैसे मैं कुछ लोगों के जीवन को देख के अपने जीवन को सरल बना पाता हूं। जीवन छोटा है, सूरज, धरती, चांद, इनकी आयु के मुताबिक जीवन पलक झपकना, अक्षय निमेश जिसे बोलते हैं ना, बहुत छोटा है। तो उसमें हर चीज अपने ऊपर प्रयोग नहीं करना चाहता। तो किसी के जीवन से, किसी की कही बातों से, चाहे वो इस दुनिया में हो या ना हो, मैंने लाभ लिया है। तो बस ये है, अपना जीवन ऐसे जी के चला जाऊं कि अगर किसी को कुछ मिल रहा है तो उसे मिल सके। बाकी मुझे उसको कोई क्रेडिट वेडिट नहीं चाहिए। मेरे को अपना पुतला उतला नहीं बनना, और तुम बना ले, तुम्हारी श्रद्धा, मेरे को कोई उसमें चक्कर में पड़ना ही नहीं। ठीक है, तो चलिए, अभी आप कह रहे हैं कि अभी जान लो, तो उस सारे बच्चे, मैं तो ये बोलता हूँ भैया, ये जीते जी जो फिल्में कर रहा हूँ, जाओ जाके देख लो, बस वही मेरे लिए काफी है। तो सारे वो बच्चे, युवा, लड़के लड़कियां जो इस समय मुंबई की सड़कों पर धक्के खा रहे हैं और डायरेक्टरों के ऑफिस के बाहर, प्रोडक्शन हाउसेस के बाहर इंतजार कर रहे हैं घंटों, जैसे आपने कभी किया है, उन सबको आप क्या कहना चाहेंगे? आप होमवर्क करिए, बहुत ज़रूरी है, और भरोसा रखिए, बहुत ज़रूरी है। पेशेंस इज़ द की। हमारा इंटरव्यू शुरू हुआ था तो इसी शब्द से शुरू हुआ था कि कैसे किया। पेशेंस इज़ द की। आज जो रिजेक्शन आपको मिल रहा है, इस रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपका टैलेंट कम है। कई बार इस वजह से रिजेक्शन मिलता है कि वो जो खोज रहे हैं उसको मेरी फिजिकलिटी मीट नहीं करती, तो इसकी वजह से भी कई बार रिजेक्शन होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत क्लोज होते हो और आपको नहीं मिल पाता है। तो दोनों केसेस में पेशेंस इज द की। खुद पे काम करते रहना, खुद पे काम करते रहना, जब बन जाना उसके बाद भी काम करते रहना, क्योंकि देयर इज ऑलवेज, जो सचिन तेंदुलकर साहब ने कहा है, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो जैसे बिग बैंग थियरी में यूनिवर्स
का कोई और छोर नहीं है, वैसे ही इम्प्रूवमेंट का कोई और छोर नहीं। आप अगर बिलीव करते हो, देयर सो मेनी थिंग्स टू डू। और 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, जब तक सांस चलती रहे एक नया 0.0 करते रहना। बिकॉज गैजेट्स भी अपडेट होते हैं, हम लोग इंसान हैं। जो गैजेट अपडेट नहीं होता, एक फ़ोन था, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, वो फ़ोन सबके पास हुआ करता था। आज 1000 लोगों को इकट्ठा करूं, उनके फ़ोन को इकट्ठा करूं, वो फ़ोन शायद किसी एक के पास भी नहीं मिलता। क्यों? उन्होंने टाइम के साथ जो आ रहा था उसके हिसाब से खुद को तैयार नहीं किया। तो अपडेट होते रहना, सामान, कार, घर सब अपडेट हो रहा है। हम लोग इंसान हैं, हम लोग कमाल की मशीन है, तो अपन द बेस्ट प्रोडक्ट है, इम्प्रूव होते रहने का है। थैंक यू सो मच Thank you so much. बात करने के लिए। लेकिन आज मैं आपसे एक वादा लेना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स मुझे आपके आज छुपे हुए दिखाई दे गए। तो अब बस मैं कहूँगी कि अब बहुत काम आने लगेगा, स्टारडम और बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बदलिएगा मत। मैं ऐसा उतना अपडेट वो मत हो जाइएगा। आधी से ज्यादा जिंदगी इस सर्कस में चली गई, जिस सर्कस में एक रस्सा था जिसको मैंने थामा हुआ था और खींच रहा था। अभी तो रस्सा भी ले जाओ। तो फिर हम एक बार और बैठेंगे, हाँ हाँ है ना। आज मन पूरा भरा नहीं है। कुछ तोहफे हैं आपके लिए, छोटे-छोटे। ये रंग साजी में हमारी फ्रेंड है एकता, वो ये हैंडमेड थैंक यू एकता जी, करती हैं। थैंक यू फ्रॉम जिंदगी विद रिचा। फ्रिज मैग्नेट आप लिखते हैं, और हमने इस साल अपने ग्रैटिट्यूड डायरी बनाई थी हाँ, कि हर शाम को व्यक्ति ये लिखे, तेरा शुक्रिया जिंदगी। वाह, इतना कुछ है जो हम ध्यान नहीं रखते हैं, है ना। ये छिंदवाड़ा में आशा नाम से आदिवासी महिलाएं हैंड ब्लॉक करती हैं। तो आपके लिए एक स्टोरी, धन्यवाद आशा की महिलाओं की तरफ से। आप सब लोगों का धन्यवाद। बड़ा अच्छा कपड़ा है। बहुत सॉफ्ट है, गर्मी में बड़ा अच्छा है। ये हम चाहेंगे हमारी टी शर्ट आप आज तक से खोल लें, लेकिन कभी किसी दिन पहने तो हमारी भी पब्लिसिटी और हो जाएगी। जिंदगी विद रिचा, फुल मरूं। धन्यवाद। वाह, ये रुचिरा भी हमेशा बोलती है कि नीत कहीं भी जाओ तो पौधा दो। हाँ, तो ये हम लोग हाँ हमेशा फूल नहीं देते। इसका ये पहला पता नहीं शब्द, side पे ले जाते हैं। इसका पहला शब्द मनी। सबके पास भरपूर होनी चाहिए सही बात। मनी प्लांट। वाह, थैंक यू सो मच, सो मेनी गिफ्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर बहुत कमिंग ऑन द बहुत शो। बहुत बहुत